हे एवरीवन, मैं अमन स्वागत करता हूं आप सबों का ऐप डेव वन या फिर मैड वन के एंड टर्म के इस सेकेंड पीवाईक्यू में। ठीक है जी। तो फिर चलिए बिना वक्त वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो जी सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। अब आप बोलोगे कि कितने क्वेश्चन इसके करने नहीं करने, तो जी जो भी आपके दे रखे हैं ना, आई मीन से ग्रेडेड असाइनमेंट वगैरह में, बस उसको कर लो तो मोर देन इनफ होगा। और जो पीवाईक्यूज में दे रखे हैं, अगर पैटर्न समझ लिया आपने, क्योंकि जो क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट होता है जनरली वो हर बार सेम ही आना है। ठीक है, तो डेट्स वाई मैंने ऐसा बोला। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन, द सर्टेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। मतलब कुछ एक टेक्स्ट, एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट है और उसमें मल्टीपल टेक्स्ट हैं। अब जाहिर सी बात है, टेक्स्ट लिखोगे तो स्पेस दोगे, कुछ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स वगैरह स्पेसेस। और वो टोटल कितना लिखा है, 3 लाख एंड समथिंग 20,000। ठीक है, तो इतने बिट्स की है। ठीक है, और जब आपने इसको एनकोड करा ना UCS2 में, ठीक है, UCS2 में आपने इसको एनकोड करा, देयर आफ्टर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये पूछा था, जब आप इसने मतलब एनकोड करा तो कितने बिट्स, हाउ मेनी बिट्स विल बी द सेम डॉक्यूमेंट इफ एनकोडेड विथ। तो जब आप ASCII 7 बिट एनकोडिंग करोगे, पहले तो इसमें था, आप इसमें करोगे तो अब भाई कितने बिट्स चाहिए, पॉइंट ये है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करने की है वो आपकी ये दे रखी है यहाँ पे कि वो आपकी ये यहाँ पे दे रखी है, जस्ट वेट। अच्छा, तो वो ये आपकी दे रखी है कि UCS2 रूल्स। सबसे पहले होता है क्या वो समझ लेते हैं। UCS2 में आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि एक कैरेक्टर ना 16 बिट्स लेगी। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, 16 बिट्स पर कैरेक्टर। बट ऑन द अदर हैंड, जब आप ASCII कोड की बात करते हो, ASCII कोड की बात करते हो, स्पेशली ASCII 7 जो दे रखा है, तो ये बोलता है कि भाई मैं 7 बिट्स पर कैरेक्टर लूँगा। जाहिर सी बात है, ये 7 बिट्स पर कैरेक्टर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें अगर इसको इसमें चेंज करना है तो ये पता करना होगा कि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। वो कैसे पता करेंगे? तो टोटल ये इतने बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, ये जो भी आपकी दे रखी है नंबर्स यहाँ पे, ठीक है, किससे? तो 16 से। तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करने पे क्या मिलनी है आपको? एट लास्ट जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ 16 2 जा 32 20, अच्छा ठीक है, तो 20,000 आपकी यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल गई। तो भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? तो 20 के हैं आपके। टोटल 20,000 कैरेक्टर्स हैं। एंड दे आफ्टर 20,000 कैरेक्टर्स हैं, तो आपको तो पता चल गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। और ASCII 7 में क्या बोलता है कि भाई 7 बिट्स एक कैरेक्टर का लूंगा मैं। तो अगर आप इस 20K को इंटू कर दो 7 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये समथिंग 1,40,000 सम बिट्स हो जाएगा। बिल्कुल 200% सही हो, डेट्स वाई ये सही हो गया। तो इस क्वेश्चन पूरे को सॉल्व करने के लिए क्या जानना इंपॉर्टेंट था? तो जी ये जानना इंपॉर्टेंट था कि UCS2 16 बिट्स एक कैरेक्टर का लेता है, UCS7 जो आपका होता है वो आपका 7 बिट्स लेता है। ठीक है, अगर आप ये जानते हो तो इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए वो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? की नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है which of the following is true, which of the following is true about the term stateful in client server mode। देखो, जब आप स्टेटफुल तो मैं बता दूंगा, बट उससे पहले स्टेटलेस समझते हैं। जब आप बोलते हो ना स्टेटलेसनेस होना, तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे क्लाइंट है, सर्वर है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सपोज कर लो ये आपकी क्लाइंट है, एंड इग्नोर करना मेरी ड्राइंग को, ठीक है। और इसने कोई क्लाइंट किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं ह्यूमन को ही आप सिर्फ क्लाइंट बोल सकते हो। मैंने ट्राइपॉड बना दिया है, तो ऐसा नहीं आप सिर्फ ह्यूमन को क्लाइंट बोल सकते हो। जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना, आप उसको क्लाइंट बोलते हो। और इसने सपोज कर लो एक सिस्टम के पास रिक्वेस्ट वगैरह भेजी है इसको, ठीक है, एंड तो इसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो भाई अगर मैं बोलूँ ना स्टेट, सपोज कर लो ये सर्वर ही आपने बनाया, मैं लैपटॉप जैसा का PC जैसा क्यों बनाया, सर्वर सपोज कर लो मैंने बनाया है, 3 लाइट्स लगी हैं इसमें, खैर। तो इसने रिक्वेस्ट करा, वहाँ से रिस्पॉन्स करा, ठीक है। जैसे आपने कॉलेज की मतलब ID खोली, तो आपने क्या करा? रिक्वेस्ट करा, फिर सर्वर ने आपको उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें रिटर्न करनी थी रिटर्न करी। इतना समझ रहे हो? 200% आप समझ रहे हो? तो स्टेटलेस होने का क्या मतलब है कि आप जब एक बार उससे आपने कुछ रिक्वेस्ट करा ना,
तो फिर दोबारा जब आप उसके पास जाओगे ना, फिर इसी सर्वर के पास, सपोज करो आपने एक रिक्वेस्ट कर लिया, दोबारा फिर आप यहाँ जा रहे हो, दोबारा जब आप इस पर्टिकुलर सर्वर के पास जाओगे तो ये आपको मतलब पहचानेगा नहीं कि हाँ जी आप ही पहले आए थे। तो उसको हम बोलते हैं भाई स्टेटलेस होना, कि सर्वर आपकी कोई चीज़ आपके बारे में स्टोर कहाँ कुकीज़ रखती है तो वो अलग चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि सर्वर जो है वो क्लाइंट के सब्जेक्ट में जब कुछ स्टोर करके ना रखे, जब नेक्स्ट टाइम क्लाइंट आएगा तो पहचान नहीं पाएगी उसको, तो उसको स्टेटलेस होना बोलते हैं। स्टेटफुल होना क्या होगा, इसका अपोजिट। तो सबसे पहला ऑप्शन सही है, क्यों? क्योंकि इसमें बोला है कि सर्वर कीप्स स्टेट ऑफ क्लाइंट। स्टेटलेस में क्या था कि सर्वर पहचान ही नहीं रहा था भाई कौन आ रहा है, तो यहाँ पे बोला कि नहीं नहीं सर्वर जो है वो रखती है, सर्वर कीप्स द स्टेट ऑफ द क्लाइंट टू रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट। 200% सही है, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ इसने बोला सर्वर इज रेडी टू रिस्पॉन्ड क्लाइंट विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट क्लाइंट। भाई ये स्टेटलेस में होता है तो ये तो होगा नहीं। एंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो भी आपके दे रखे हैं कि सर्वर यूज HTTP मेथड टू रिस्पॉन्ड द, भाई स्टेटफुल के बारे में पूछा जा रहा है, मेथड क्या एक्सप्लेन कर रहे हो आप। खैर अब नेक्स्ट पे आते हैं और ये गिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। एंड जब गिट से रिलेटेड है तो यहाँ देखो, यहाँ इसने बोला कंसिडर द फ्लोइंग गिट ब्रांचेस फॉर अ रिमोट रेपो, ठीक है, रिमोट रेपोजिटरी। तो टोटल यहाँ पे 3 रेपोजिटरी है, मेन भी एक रेपोजिटरी है, बट आप करंटली किस पे हो, करंटली आप फीचर 2 पे हो, ठीक है। मतलब 3 फाइल्स है आपके लैपटॉप में, पहले फाइल की नाम है फीचर 1, दूसरे की फीचर 2 और तीसरा वाला मेन है। तो अब आपको बोला गया कि कुछ ऐसा करो कि फीचर 1 और फीचर 2 इन दोनों फाइल को मिला दो। तो उसके लिए गिट में कुछ कमांड्स दी जाती है। जब आप हो कहाँ, यहाँ कि फीचर 2 पे आप हो, और आप जहाँ होते हो ना तो सबसे पहले तो आप फीचर 2 पे हो, और इसने बोला कि इन दोनों को मेन में मिला दो, कि मर्ज कर दो फीचर 1 फीचर 2 इनटू मेन। मेन में बोला है तो सबसे पहले तो मेन में जाएंगे हम, ठीक है। तो जब मेन में जाएंगे मतलब अभी हम यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाना है, तो एक रेपोजिटरी से दूसरे रेपोजिटरी जाना होता है तो हम यूज़ करते हैं गिट चेकआउट, ठीक है, और उस रेपोजिटरी का नेम, जैसे यहाँ पे हमें मेन में जाना है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद आपका क्या होता है कि आप मेन में आ गए, अब इन दोनों को आपको मर्ज करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं गिट मर्ज, ठीक है। शॉर्ट में मैं लाइक ऐसा कुछ लिख दिया, फीचर 1, ठीक है। और दूसरे वाले को भी करना है तो इसको कैसे करेंगे, गिट मर्ज फीचर, ठीक है 2, ठीक है। दोनों को मर्ज करना है ना, जब दोनों को आप मर्ज कर लोगे तो एट लास्ट कमिट भी करते हैं, बट ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहले चेकआउट फिर 1 बाय 1, तो पहले मेन में जाएंगे चूंकि मेन में मिलाना था, फिर उन दोनों को 1 बाय 1 मर्ज करेंगे। डेट्स वाई ये ऑप्शन आपकी सही होती है, गिट चेकआउट मेन एंड फीचर 1 फीचर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है कि क्विज मास्टर आपने एप्लीकेशन बनाई है, IITM-BS अलाउ स्टूडेंट टू अटेम्प्ट क्विज ऑनलाइन। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे ना मतलब आपके कॉलेज ने बोला कि स्टूडेंट क्विज अटेम्प्ट कर सके, जैसे मतलब जनरली जो आपकी वेबसाइट होती है जहाँ पे आप जाके क्विज वगैरह अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। टू प्रिवेंट ऑटोमेटेड बोट्स फ्रॉम मास सबमिटिंग क्विज आंसर्स, एंश्योर फेयर पार्टिसिपेशन, the admin decide to implement captcha verification system before allowing user to start a quiz। देखो आप ह्यूमन हो, आप जाके सबमिट करो, ठीक है, बट कई बार क्या होता है किसी हैकर ने या फिर किसी मैलिशियस पर्सन ने, बोल सकते हो, बोट्स का यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो DOS डिनाइल ऑफ सर्विस एक अटैक होता है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई ह्यूमन ही वहाँ पे आए, तो उसके लिए आप कैप्चा वेरिफिकेशन सिस्टम रखते हो, चूंकि बोट्स इसको कर नहीं पाती जनरली, आज की जो बोट्स है अब तक तो आप कैप्चा वेरिफिकेशन सिस्टम रखते हो, ठीक है, ताकि जो भी व्यक्ति है, जैसे मैं आप स्टूडेंट हैं, जब हम जाएं तो उसको कर सकें। तो मुद्दा अभी आया, एडमिन डिसाइड करता है कि गूगल का जो रीकैप्चा है ना उसको इंट्रोड्यूस करेंगे क्विज मास्टर ऐप में फ्लास्क का यूज़ करके। तो बोला कौन से फ्लास्क एक्सटेंशन का आप यूज़ करोगे रीकैप्चा का यूज़ करने में, तो किस फ्लास्क ऐप का यूज़ करोगे एक्सटेंशन का। तो ये शायद मैं अपने लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप फ्लास्क WTF का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे फ्लास्क मेल, अब आप खुद देखो ना, यहाँ पे सबसे पहले फ्लास्क मेल का यूज़ करते हो मेल्स भेजने के लिए, भाई इसको तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दो, फ्लास्क SQL अल्केमी
एसक्यूएल अल्केमी आपकी क्या है, डेटाबेस की ओआरएम है, ये कोई मतलब कैप्चा से रिलेटेड नहीं आती, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आप इसमें बोलोगे फ्लास्क माइग्रेट, अगर आपने इसका ऐप डेवलप करा है तो आपको पता है फ्लास्क माइग्रेट हम यूज करते हैं जब डेटाबेस से माइग्रेट करते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा, ये आपका 200% यहाँ पे सही हो जाता है। ये एक्सटेंड करता है WTF फॉर्म को एंड देयर आफ्टर आप उसको फाइनली बिल्ड इन रीकैप्चा सपोर्ट यहाँ से हासिल कर सकते हो। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला अ मोबाइल क्लाइंट स्टार्ट्स फ्रॉम इज क्रूजिंग, अच्छा वो क्रूज कर रहा है, चल रहा है भाई कंटिन्यूसली एट 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सपोज कर लो बाइक चला रहे हो, क्रूज बोला है, बाइक समझ लेते हैं, फ्रॉम द नेटवर्क टावर। अच्छा, कहने का मतलब आप जहां बाइक चला रहे हो ना, इसके 80 किलोमीटर के अंदर में, 80 किलोमीटर के रेडियस में नेटवर्क है। बाय द वे ना द क्लाइंट स्टार्ट, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नेटवर्क टावर, उस नेटवर्क, अच्छा मतलब इस जो नेटवर्क की रेंज है वो 80 किलोमीटर है, ये चारों तरफ आपको 80 किलोमीटर तक प्रोवाइड कर देगी। बैंडविड्थ इसकी क्या है इस नेटवर्क की, तो 240 Mbps की आपकी स्पीड देती है, सबसे पहली चीज। तो अब क्वेश्चन है कि भाई कितना डाटा यूज करोगे, गीगा, वेट देखो क्या है गीगा, और ये वाली बाइट लिखी है, बड़ी वाली बी की अलग मतलब अलग यूसेजेस होते हैं, जीबी है, ठीक है, गीगाबाइट्स, वो गीगाबिट्स विल बी कंज्यूम्ड बाय द क्लाइंट हु कंटिन्यूअसली यूजिंग एंटायर ब्रॉडबैंड, मतलब भाई बात ऐसी है ना कि वो बंदा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टावर से दूर जा रहा है, और कब तक उसको नेटवर्क मिलेगा, जब तक वो 80 किलोमीटर के रेंज में है। तो भाई 80 किलोमीटर से वो जैसे ही बाहर जाएगा उसको नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि कितना वक्त लगेगा उसे बाहर जाने में, फिर जो भी इसकी स्पीड है उससे इंटू कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टोटल उसने कितनी MB वगैरह यूज करी थी। तो ये फंडा है यहाँ पे, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर आपने ग्रेडेड असाइनमेंट करा है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में कोई इशू आएगी। तो सबसे पहली चीज कि 80 किलोमीटर अपन लोग का दे रखा है, 80 किलोमीटर जो आपकी डिस्टेंस है डी, स्पीड यहाँ क्या दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर, और यार ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सबसे पहले तो किसमें, तो फिर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 120 में अगर मैं 1000 एड आई एम इंटू कर दूं और 3600 से डिवाइड कर दूं, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो 5/18 से डिवाइड करना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। खैर, तो यहाँ 2 जीरो गया, 2 गया, एंड देयर आफ्टर एट लास्ट 5 आया, या 5/18 से डिवाइड करना इसको बोलते हैं ना। तो इससे जब आप इसको काटोगे और इंटू वगैरह करोगे तो एट लास्ट आपको 33.33 मिली मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी स्पीड हो गई। तो आपके पास डिस्टेंस भाई इतनी है, स्पीड आपके पास ये आ गई, तो डिस्टेंस और स्पीड पता चलेगा। तो टाइम कैसे पता करनी है आपने, टाइम कैसे पता करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एज वी नो कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। और भाई डिस्टेंस क्या दे रखी है 80 किलोमीटर, मतलब 80 इंटू 1000, और स्पीड क्या दे रखी है 33.33। तो आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे 80 ये है ना, तो 2 जीरोस तो ऐसे चल गए, एंड देयर आफ्टर ये बचा क्या, तो 800 एंड आई मीन टू से 33.33 जो भी दे रखा है, मतलब 33 ये फोर्स करके। तो जब आप इसको करोगे तो ये अप्रोक्स आपके यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो दे रखा है आपको 2400 सेकेंड्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप देख सकते हो, कैलकुलेटर में मैंने करा है। तो ये आपके 2400 सेकेंड्स आ गए। अब आपके पास टोटल कितना वक्त आपने यूज़ करा 2400 सेकेंड्स, और एक सेकेंड का क्या था 240। तो भाई इंटू करो इसको 240 इंटू 2400, और जब आप इन दोनों को एट लास्ट इंटू करोगे तो इंटू करके आपका क्या आना है यहाँ पे, तो बाय द वे यहाँ पे तो आप इसको इंटू तो करोगे, बट एक यहाँ पे इशू ये है कि इसने MBPS में दिया है, ठीक है। तो उसने बिट्स में दिया, आई मीन से जो उसने बाइट में दिया है, और हमें बिट्स में यहाँ पे चेंज करना पड़ता है इसको। तो पहले तो आप 24 को ना 240 MB को 240 MB पर सेकेंड जो दिया उसको चेंज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे। तो कैसे करेंगे 240 इंटू अगर हम 10⁶ कर दें यहाँ पे, और तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ बिट्स उसमें टोटल कितने आ जाएंगे देयर आफ्टर, क्योंकि 1 MB इक्वल टू यहाँ पे ये कुछ अच्छा ये किलो बाइट्स में दे रखा है, खैर। तो ये आपकी हो गई, और जब हम इसको इंटू करेंगे 2400 से, क्योंकि 2400 टोटल सेकेंड्स आया था,
तो यहाँ पे जब आप इन सबको इंटू करोगे तो इंटू करके ये अप्रॉक्स 576 इंटू 10⁻9 बिट्स समथिंग ये दे देगी आपको, ठीक है। इतने बिट्स मतलब टोटल यूज हो रखे। अब पॉइंट ये आया भाई कि एक बाइट में 8 बिट्स होती है और ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स है 576 इंटू 10⁻9 बिट्स करके। तो इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 8 से डिवाइड वगैरह करोगे तो डिवाइड करने पे ये आपका 72 टाइम्स में इसको कट कर देगा, तो ये टोटल आ जाएगा 72 इंटू 10⁻9 वॉट बाइट्स। क्या आया भाई, बाइट आया। और हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे गीगाबाइट में। तो जब आप मतलब आपको जब ये गीगाबाइट में चाहिए और एज यू नो कि 1 GB जब आप बोलते हो ना, इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म कि भाई 1 GB में आपकी 10⁻9 बाइट्स होती है, हो सके तो लिख लो। एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ठीक है। एंड आपकी जो 1 MB होती है उसमें आपकी 10�6 बिट्स समाओ जो भी दे रखा है। तो ऐसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है। यहाँ पे किलो बाइट्स की बात करी गई, मैं बिट्स के सब्जेक्ट में बता रहा था, डेट्स वाई मैंने इसको 240 MBPS था, इसको मैंने 10⁻6 से इंटू करा। तो ये यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो भाई इतने टोटल नंबर ऑफ बाइट्स है, हमें जीबीज में चाहिए, तो 10�9 से डिवाइड कर दो क्योंकि 1 GB इक्वल टू 10�9 बाइट्स। डिवाइड कर दोगे तो 72 आएगा, डेट्स वाई 72 GB आपकी यहाँ पे 200% करेक्ट आंसर हो जाती है, ठीक है। तो भाई टेस्टिंग के क्वेश्चन, पाई टेस्ट को इंपोर्ट करा और आपने उसकी फिक्सचर्स डिफाइन कर लिया। फिक्सचर्स क्यों करते हो डिफाइन, क्योंकि टेस्ट करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना वो जो मतलब प्री डिफाइंड चीज़ें होनी चाहिए जो आपको चाहिए, जैसे कोई डाटा है कोई फंक्शन उसको आप पहले डिफाइन कर देते हो। इंपोर्ट पाई टेस्ट करा आपने एंड देयर आफ्टर पाई टेस्ट डॉट फिक्सचर, ठीक है। एंड देयर आफ्टर इस फिक्सचर में क्या क्या डिफाइन करा है आपने, एक स्टूडेंट डिफाइन करा है जिसको कॉल करोगे तो ये कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा की, और इसकी ये जो आपकी यहाँ पे दे रखी है ना ये वैल्यू रही, एंड फिर ये की हो गई और ये जो आपकी दे रखी है ये आपकी वैल्यू रही। एंड देन आफ्टर जब आप टेस्ट अंडरस्कोर नेम को कॉल करोगे तो ये एक स्टूडेंट आप इसके अंदर पास करोगे तो ये आपको असर्ट करके मतलब ये चेक करके देता है कि भाई रवि नाम का बंदा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में है या फिर नहीं है। और जब टेस्ट एज कॉल करोगे तो ये चेक करके देगा भाई जो एज है ना और 0th इंडेक्स पे देखो 2 एज दे रखी है, नेम 2 है रवि राज और यहाँ पे 12 9 2 एज है। तो जो 0th इंडेक्स का एज है वो ग्रेटर देन 9 है या फिर नहीं है, जो कि है, यहाँ पे असर्ट होता दिख रहा है बाय द वे। तो यहाँ पे बोला कि इनमें से कौन सा यहाँ पे चलेगा, जब गौर करना जब आप कॉल करोगे पाई टेस्ट आई मीन टू से डिफाइन के एंड देयर आफ्टर नेम करके। तो भाई आपने क्या रन करा, आपने रन करा पाई टेस्ट डिफाइन के करके। तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ उसको रन करेगा जिसमें आपके नेम दे रखे हैं, ठीक है। जिसमें नेम मतलब हाइफन नेम करके जिसका है, हाइफन नेम करके जिसमें नेम कंटेन कर रहा है उसको रन करेगा। कौन सा, तो भाई टेस्ट अंडरस्कोर नेम को सिर्फ ये रन करेगा, तो इसको पास कर लेगा बिल्कुल, ठीक है। और स्टूडेंट तो कोई आई मीन टू से ये है नहीं आपका, मतलब ये तो कोई टेस्ट फंक्शन नहीं है ना, तो ये पास कर लेगा। और ये तो रन ही नहीं हुआ, डेट्स वाई ये डी सिलेक्टेड रह गया। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है कि जी 1 पास्ड और 1 डी सिलेक्टेड आपका यहाँ पे रह गया, ठीक है। अब अपन लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे 2 डी सिलेक्टेड बोला है, किस हिसाब से भाई, टोटल टेस्ट ही 2 हैं, ये टेस्ट नहीं है, ये बस डिफाइन करा है आपने फिक्सचर्स के तौर पे। टेस्ट एक्चुअली ये है, टेस्ट कैसे, तो टेस्ट अंडरस्कोर और जो आप डिफाइन कर दो तो वो टेस्ट बनती है। कोई भी फंक्शन हो आप बोलोगे ये फंक्शन टेस्ट फंक्शन है, कैसे, उसके सामने डिफाइन करना पड़ेगा टेस्ट अंडरस्कोर कर, या फिर उसके बाद। तो डेट्स वाई नेक्स्ट पे अपन लोग आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल्स डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग टू टेबल। अच्छा तो यहाँ पे 2 आपकी क्लास है, टेबल बोल लो, डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट। द पॉइंट इज इसमें 2 फील्ड्स हैं, आईडी और नेम, और आईडी इसकी प्राइमरी की, और स्टूडेंट में आपने क्या करा, डिपार्टमेंट की जो की है ना प्राइमरी की उसको एज अ फॉरेन की यहाँ पे दे रखा है। और वेट डिपार्टमेंट फैकल्टी db.faculty.id आपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ठीक है। रेफरेंसिंग किसकी दिया, फैकल्टी आईडी का, होप आप समझ पा रहे हो। बट द पॉइंट इज फैकल्टी टेबल है कहाँ जो आपने इसकी रेफरेंसिंग दे रखी है, कहाँ है फैकल्टी टेबल, सिर्फ 2 ही तो टेबल है, स्टूडेंट और डिपार्टमेंट, और इन दोनों में तो कोई लिंक है नहीं, तो इसको तो बस आपने यूं ही दे रखा है लिंकिंग की यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोला बेस्ड ऑन मॉडल स्कीमा बताओ कौन सा रिलेशन, भाई रिलेशनशिप तो तब होगा ना जब वहाँ कोई फैकल्टी नाम की टेबल होगी, वो है ही नहीं, होती तो हम बोलते हैं 1 to 1 है 1 to many है, क्या है ही नहीं, सिर्फ 2 ही टेबल्स है, डेट्स वाई आपकी टेबल्स आर नॉट ऑल रिलेटेड समथिंग करके सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट है और बताना है कौन सी सही है। तो पहले में इसने बोला है कि इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट सर्वर साइड वैलिडेशन, ओ गॉड, सर्वर साइड वैलिडेशन एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन
टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। भाई हर बार मैंडेटरी बोली है इसने। अगर ये बोलता ना कि ये आप कर सकते हो तो हो सकता, बट इसने बोला मैंडेटरी है। भाई ऑलवेज मैंडेटरी नहीं होती दोनों को करना। या आई नो ये कई चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर, बट हमेशा मैंडेटरी आप उसे नहीं करते ना। ठीक है। तो सर्वर साइड वैलिड छोटी एप्लीकेशन बना दो, क्यों मैंडेटरी करोगे आप? खैर, सर्वर साइड वैलिडेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग HTML5। सर्वर साइड कैसे? क्लाइंट साइड करोगे ना आप। जैसे HTML5 में ऐसा आपको क्या मिला? तो रिक्वायर्ड कीवर्ड आपको मिल गया, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड और टाइप मिल गया। जैसे आपको इनपुट बॉक्स डिफाइन कर रहे हो, तो अगर आप इसमें दे दो ना कि इसकी टाइप इक्वल टू ईमेल है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बोलेगा इसमें ईमेल एंटर करो। जब तक आप कुछ भी जैसे XYZ कुछ भी एंटर करा, और अगर आपने @gmail.com अगर आपने नहीं डाला तो ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। या फिर रिक्वायर्ड दे रखा है तो वो बोलेगा इसको फिल करना है, फिर आप आगे बढ़ोगे। ये आपको HTML5 में मिला था, वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए होता है, ना कि सर्वर साइड। दैट्स व्हाई दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोड दे रखा है, HTML की कोड है और कुछ है ऊपर, नहीं और कुछ नहीं है। HTML की कोड है, उसमें एक टाइटल है और यहाँ पे CSS कोड मिसिंग है, बिल्कुल दिख रहा है मिसिंग है। और यहाँ पे कुछ बॉडी दे रखी है कि भाई ID माई बॉक्स है, और यहाँ पे ये जो इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा है IITM ऑनलाइन डिग्री। यार बस बोलने को ऑनलाइन है, मेहनत कितनी लगती है आपको पता ही है। खैर, तो IITM ऑनलाइन डिग्री करके दे रखी है, और उसने बोला कि कुछ CSS कोड मिसिंग है। तो आप बताओ कि ये जो कोड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कैसे दिखेगा? देखो जी, ये तो आप देख के ही बता रहे हो यहाँ पे कि ये जो कोड है आपका, बैकग्राउंड इसकी येलो है, सबसे पहली चीज। और क्या क्या आपको दिख रहा है? और इसमें आपको दिख रहा है कि इसकी जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर जो इसकी दे रखी है वो अप्रोक्स 1 पिक्सल की है, सॉलिड है, ठीक है, और क्या है भाई, और ब्लैक है, ठीक है, एंड टेक्स्ट का कलर सम ब्लैक करके दे रखा है और बैकग्राउंड येलो। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, विड्थ 140 हाइट 40। और देखो विड्थ हाइट ऑलमोस्ट सब में सेम ही है, तो विड्थ हाइट से तो कुछ होने ही नहीं वाला। इसने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज बोला, तो क्या ये ऑरेंज है? हाँ बोल सकते हैं। और स्ट्रोक ब्लैक बोला, तो क्या ये सही हो सकता है? देखो सही गलत की जहाँ तक बात है ना, तो एक चीज़ आप देख लो यहाँ पे कि स्ट्रोक ब्लैक बोला है। स्ट्रोक अलग चीज होती है, CSS में आप सर्च करके देख सकते हो। ये तो होगा नहीं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, इसमें बॉर्डर इसने डिफाइन करा कहाँ? इग्नोर करो। फिर अब इसमें तो इसने तो बॉर्डर दिया है, ये भी दिया है, बैकग्राउंड कलर भी दे रखा है। इसने दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे दे रखी है कि जी बैकग्राउंड कलर ये है, और जो आपका बॉर्डर है वो आपका ये दे रखा है, ठीक है, 1 पिक्सल। यहाँ पे देखो जो सही ऑप्शन है उसमें इसने विड्थ 140 दी और ये 40 एज जैसा सब में, और इसने दिया है ये बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इसने भी दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बैकग्राउंड कलर इसने क्या दिया? बैकग्राउंड कलर इसने ऑरेंज बोला है, और इसने भी बैकग्राउंड कलर आपकी ऑरेंज बोली है, ठीक है जी। बट एक कैच यहाँ ये है कि भाई इसने बॉर्डर कलर बोला है, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर बोलता तो ये सही होता। तो डेट्स हाउ आपकी लास्ट वाली ऑप्शन सही होती है। इसने तो फॉरग्राउंड कलर बोला था, इग्नोर करो, बॉर्डर इसने इसमें भी नहीं बोला, तो ये सही होती है। और ऐसा ही आप मतलब ये जो कोड है ना, हैशटैग माई बॉक्स करके, इसी को अगर आप यहाँ CSS जो ब्लैंक है स्टाइल वाली में डाल दो टैग में, तो आपके ऐसी आउटपुट देगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म आपने बनाई, एक लेवल बोला है फॉर, जैसे जैसे देखो लेवल में एट्रीब्यूट है ना, फॉर सर्च स्लैश आई एम से हाइफन इनपुट। इसको कैसे पता है कि किसके ऊपर लगना है? तो ये देखेगा कि ये जो इनपुट बॉक्स है ना, इसके बाद जो डिफाइन करा है उसकी आईडी क्या है, तो आईडी होती है उसकी, और इसकी दोनों की आईडी क्या है? दोनों की आईडी है सर्च इनपुट करके, और यहाँ पे आपने लिखा है सर्च फॉर अ वर्ड लेवल में, एंड इनपुट में यहाँ टेक्स्ट दिया, आईडी में आपने दिया है सर्च हाइफन इनपुट, और प्लेस होल्डर में आपने दिया टाइप ऑफ वर्ड टू सर्च। और यहाँ पे जो एरिया डिस्क्राइबिलिटी होती है ये एक्सेसिबिलिटी के लिए होती है। खैर, एंड देयर आफ्टर आपने एक स्मॉल करके एक टैग लिखा है, इसमें जो भी आप लिखते हो ना वो वर्ड टेक्स्ट स्मॉल वगैरह करके आपका मतलब रेंडर होता है। और इसकी आईडी सर्च अंडर सर्च हाइफन हेल्प दी है, और उसमें लिखा है एंटर अ वर्ड टू फाइंड रेलेवेंट रिजल्ट, और एक बटन दिया है सबमिट करने का, ठीक है। तो बटन पे सबमिट करोगे तो कोई रेलेवेंट जो चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड द पॉइंट इज, अब इसने बोला है कि विच आर द फ्लोइंग एक्सेसिबिलिटी प्रिंसिपल इज फॉलोड इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने आपके यहाँ पे स्लाइड भी डाल दी आपके लिए, ताकि आपको याद रहे। 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे तो और भी, बट 4, परसिविएबल, ऑपरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रोबस्ट। परसिविएबल से क्या मतलब है? कंटेंट मस्ट बी अवेलेबल टू यूजर वाया साइट, हियरिंग और टच की कंटेंट रहना चाहिए। दूसरे में आपने बोला भाई
दूसरे में आपने बोला ऑपरेबल होना चाहिए कि उसको कीबोर्ड से भी कोई ऑपरेट कर ले, कोई वॉइस से भी कर ले, नेविगेट कर ले समाव इनपुट से, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, क्लियर लिखो और सही चीज़ों का यूज़ करो, रॉबस्ट स्ट्रॉन्ग बनाओ उसको। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ कौन सा फॉलो हो रहा है, मुद्दा ये है। तो कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे आपने बोला एरिया डिस्क्राइब आई मीन से डिस्क्राइबिलिटी, डिस्क्राइब्ड बाय, सॉरी नो डिस्क्राइबिलिटी, डिस्क्राइबिलिटी, इट्स डिस्क्राइब्ड बाय, जस्ट पार्डन मी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, सर्च हेल्प आपने बोली है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, यहाँ आप मोर और लेस यही बता रहे हो ना कि कंटेंट अवेलेबल है यहाँ पे ऐसे भी, ठीक है। तो जब आप ये यूज़ करते हो ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, तो इससे क्या होता है, और ये तो ये इसके बाद आपने रिक्वायर्ड भी बोला है, तो आपको यहाँ पे जो आपकी लेवल होती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये आई मीन से वो जो होता है कि एक्स्ट्रा हेल्प अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये प्रोवाइड करता है, इंश्योर करता है कि फॉर्म आपकी परसिविएबल हो, स्पेशली जो स्क्रीन रीडर्स होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये सर्च हेल्प वगैरह करके कुछ देगा। एंड द पॉइंट इज, आप परसिविएबल बोलते हो तो उसका एक ही चीज़ है कि इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए इस तरीके से कि यूज उसको परसीव कर सके। जैसे इमेज में एक अल्ट एट्रीब्यूट था, अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने दिया, यहाँ पे ऐसे दे रहे हो सर्च हेल्प करके, तो ये चीज़ें कि वो फिर उसको रीड कर पाएगा, समझ पाएगा कि क्या लिखा है और किससे, तो ये इस लेवल से लिंक करेगा। यहाँ क्या आपने लिखा है, लेवल फॉर वर्ड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर से लेवल इनपुट से लिंक हो रखा है, तो इनपुट में आपने दिया है तो ये इससे लिंक कर ले, और अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसको बता देगा। तो ये कौन से प्रिंसिपल फॉलो हुई, तो परसिविएबल फॉलो हुई ना भाई। तो डेट्स वाई परसिविएबल आपके यहाँ पे 200%, वेट नॉट परसिविएबल। तो देखो बात ऐसी है, अंडरस्टैंडेबल में यहाँ क्या लिखा था, कंटेंट मस्ट बी रीडेबल एंड प्रिडिक्टेबल विथ क्लियर लेवल्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए था हमने, ठीक है, परसिविएबल, ठीक है, क्योंकि परसिविएबल आपका क्या होता है कि वो आपकी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि बंदा सुन के या समझ सके, और एरिया डिस्क्राइबिलिटी यही कर रही है, अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे बोला है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, अगर कोई उसको सुन समझ सकता है, कोई डिसेबल्ड बंदा है तो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल एक हद तक आप बोल सकते हो। बट अगर मोस्ट मेरे से पूछोगे मैं किस में लगाता, तो मैं इसी में लगाता, मैं इसी को ज़्यादा आई मीन से प्रेफर करता। खैर, देर आफ्टर अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है लेट एल इक्वल टू एल, आपकी यहाँ पे एक एरे ही बोल लो, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी जो भी है, कैपिटल स्मॉल एंड स्पेशल कैरेक्टर, बी ए कंप्लीट कैरेक्टर सेट। इसको कंप्लीट कैरेक्टर सेट आप कब बोलोगे, ओनली तभी बोलोगे जब दीज कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। मतलब इसको कंप्लीट कैरेक्टर सेट तब बोलेंगे जब इस कैरेक्टर सेट का यूज करके आप टेक्स्ट रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं बी ए डी बैट, तो बी मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से ए, यहाँ से डी, यहाँ से तीनों को यूज करके टेक्स्ट बनाया ना, तो आप बोलोगे भाई ये जो है ये बिल्कुल सही है, कंप्लीट यहाँ पे जो बोला है यहाँ पे कि जी ये द कैरेक्टर्स यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन, अच्छा ये कंप्लीट कैरेक्टर सेट है तो बोलेंगे। खैर, अगर इफ डॉक्यूमेंट दैट यूजेस फिक्स्ड एनकोडिंग विथ ऑप्टिमल नंबर ऑफ बिट्स फॉर ऑल कैरेक्टर क्रिएटेड यूजिंग कैरेक्टर एल, मतलब इसका यूज करके, एंड डिस्क साइज जो आपकी थी 3 किलोबाइट्स की थी, बिल्कुल किलोज में थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई। 1 केबी में 1000 बाइट होता है, ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट्स होता है, जाहिर सी बात है, और 1 एमबी में आज जो दे रखा है ये समझ लो। खैर, एंड दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, बट यहाँ देखो ना, यहाँ कई चीज़ें डुप्लीकेट्स भी हैं। जब आप एक टेक्स्ट बनाओगे तो डुप्लीकेट का क्या काम वहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बार आपने ए लिखा, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी नहीं, कुछ भी आई मीन से नहीं है यहाँ पे डुप्लीकेट, सारी चीज़ें ठीक है, सॉरी। बाय द वे, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आपके 13 हो जाते हैं, ऑल राइट। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके हो गए 13 भाई, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 13 है तो हमेशा ये वाली ऐसे करते हैं, लॉग बेस 2 टू दी 13 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब आपका यही हो जाता है कि 2 टू दी पावर x इक्वल टू 13, ठीक है। और जब इसकी आप लॉग फाइंड करोगे तो वो ऑलमोस्ट 3.7 समथिंग आती है, तो इसको आप राउंड अप करके 4 बोल सकते हो। मतलब बात ऐसी है कि एक कैरेक्टर आपकी यहाँ पे 4 बिट्स ले रहा है, कि पर कैरेक्टर 4 बिट्स लगेंगे। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर आपकी मोर और लेस यहाँ पे 13 दे रखी है, ठीक है। एंड देयर आफ्टर, और टोटल यहाँ पे आपकी 3 किलो बाइट्स लग रही है
और जब ये आपकी 3 किलो बाइट्स लग रही है तो 1 किलो बाइट में कितने बिट्स, तो 3000 बिट्स, और यहाँ पे बाद में 4 बिट्स, एक कैरेक्टर यूज करोगे तो 4 बिट्स लेगा। कैसे फाइंड करा, तो लॉग बेस 2 और जितनी भी आपकी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होती है उससे, एंड टोटल 3 किलो बाइट्स ले रहा है तो 3000 बाइट आपकी हो गई, ये टोटल ले रहा होगा 3000 बाइट। और अब इसको बिट्स में चेंज करना है, तो जब आप इसको बिट्स में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, एक बिट्स में 8 बिट्स, एक बाइट में 8 बिट्स, तो इतने बाइट्स में कितने बिट्स, तो इंटू 8 कर दो तो ये आपकी 24K हो जाती है, 24,000 बिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपके पास इतनी है, और आपको पता है कि भाई एक कैरेक्टर 4 बिट्स ले रही है, तो जब आप इस 24,000 को डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा 6,000। तो भाई टोटल 6,000 यहाँ पे 200% सही होगा भाई कि टोटल 6,000 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो अगर आपकी लिमिट 3 किलोबाइट्स दे रखी है तो। ठीक है जी, अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कंसीडर द फ्लोइंग फ्लास्क ऐप गिवन टेस्ट अंडरस्कोर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट करके एक फंक्शन है, अलाउ करता है कि आप टेक्स्ट को टर्मिनल वगैरह पे प्रिंट करो। ठीक है, हेलो में यहाँ पे सबसे पहले आपने WSG के थ्रू एप्लीकेशन वगैरह को इनिशियलाइज करा फ्लास्क के, एंड फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे राउट डिफाइन करा यूज़र अंडरस्कोर और बंदे का जो नाम है वो, और फिर आपने उसको यहाँ पे लिया इस पर्टिकुलर इसके फंक्शन में, राउट के फंक्शन में, और फिर आपने प्रिंट करा दिया वेलकम जो भी नाम होगा। अब यहाँ पे बारी है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट रह गया है, ठीक है, और हमें वो प्रिंट करवाना है। जाहिर सी बात है कुछ प्रिंट स्टेटमेंट रह गए और आपको प्रिंट करवाना है, तो वो क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि आपको प्रिंट करवाना होगा, उसके लिए आप क्या कॉल करोगे, तो प्रिंट करवाने के लिए पहले तो आपको यूज़र, और यूज़र मतलब आपको कुछ ऐसा कॉल करना होगा ना, इस एंड पॉइंट पे आना होगा, जैसे यूज़र हो गया और देर आफ्टर स्लैश और यूज़र नेम मैं बोल देता हूँ यहाँ पे रोहित। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये कॉल करना होगा। इसको कैसे कॉल कर सकते हो, तो एज यू नो फ्लास्क में आपके पास एक होता है URL_for, और आप यहाँ पे दे दोगे कि आपको कहाँ जाना है, तो वो आपको वहाँ पे लेके चला जाता है जी कि यूज़र पे जाना है। ठीक है, हेलो पे जाना है, यूज़र पे जाना है, आपको जहाँ कहीं भी जाना है आप वो दे सकते हो कि जी आपको हेलो पे जाना है, यूज़र पे जाना है अकॉर्डिंगली। ठीक है जी, और ये आपकी क्वेरी स्ट्रिंग है, तो आपको लाइक ऐसे आप क्वेश्चन मार्क करके दो तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लाइक यूज़र एंड देयर आफ्टर जो आपके यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क दिया और रोहित मोहित जो भी देना है आप दे सकते हो। द पॉइंट इज यहाँ पे आप इसको रन करो app.टेस्ट_context करके विथ ऐप डॉट, तो ये आपने क्या बोला कि ये अलाउ करेगा कि टेक्स्ट को प्रिंट कर लो आप टर्मिनल पे, तो कौन सी सही होगी, तो यहाँ पे आप क्या ऐसा डालोगे जो वैसा। सबसे पहले ऑप्शन में बोला कि ये जो इफ़ वाली है ना, इफ़ ये जो स्टेटमेंट है इसको रिप्लेस कर दोगे बाय, आप यहाँ करोगे देखो टर्मिनल में अगर आप कुछ दिखाना है तो उसके लिए तो प्रिंट करना पड़ेगा, तो ऐसा क्या प्रिंट करोगे, बोला है प्रिंटेड ऑन टर्मिनल टेक्स्ट गिवन दैट टेस्ट रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट अलाउज टेक्स्ट टू बी प्रिंटेड ऑन टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यूज करेंगे। यहाँ इसने बोला URL फॉर यूजर और यूजर नेम इसने जॉन दे दिया, और बोला ये आउटपुट देगा /यूजर और क्वेश्चन मार्क यूजर इक्वल टू जॉन करके समाव ये दे देगा। तो क्या ये ऐसा देगा, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ क्वेश्चन मार्क करके, तो क्या ये ऐसा देगा, तो द पॉइंट इज बात तो ठीक है कि आपने यहाँ पे यूजर दिया और जॉन दिया, तो जब आप इसको यहाँ पे बाइंड करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा /यूजर और यूजर नेम जो आपकी जॉन है, तो यही बनेगी ना। यहाँ देखो यूजर नेम और फिर उसके बाद ये जॉन ले रहा है, तो यही बनी आई मीन से आपकी बनी होगी, बिल्कुल यही वाली आपकी बनी होगी। तो ये आपकी क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन आपका क्या बोला है, ऑप्शन आपका बोला है कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। भाई ये क्वेरी स्ट्रिंग है क्या, इसलिए मैंने बोला था क्वेरी स्ट्रिंग पे यहाँ पे जब मैं इसको एक्सप्लेन, खैर ये तो नहीं लेगा, तो क्या ये क्वेरी स्ट्रिंग में आएगा, बिल्कुल नहीं क्वेरी स्ट्रिंग में आएगा। यूजर और उसके बाद आपने यूजर नेम इक्वल टू जॉन पास करा है, तो ये तो होने से रहा। सेकंड ऑप्शन में आपका बोला जी की रिप्लेस करेंगे यूजर नेम जॉन ID ये दे देंगे, तो यहाँ पे भी मोर और लेस वही चीज़ आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे ना आपकी यूजर जो आप मतलब URL फॉर्म में देते हो, पहले यूजर फिर जॉन फिर जो आपको देनी होती है जी कि ये जो आपके ये कुछ ऐसा बाउंड करती है यूजर जॉन एंड देयर आफ्टर ये आपकी इसको क्वेरी स्ट्रिंग में डाल देती है। जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट इसको मिलते हैं ना वो क्वेरी स्ट्रिंग में जाते हैं। जो थर्ड देखो जब आप ये कॉल करते हो URL फॉर, तो पहला आपका हो गया जो आपकी मेन एंड पॉइंट है जैसे यूजर करके, दूसरा हो गया उसके बाद जो भेजनी है उसको उसमें डाटा वगैरह यूजर नेम, और अब यहाँ से जो आप डालोगे ना वो आपकी क्वेरी स्ट्रिंग होती है।
तो यहाँ पे आईडी बोली आपने, तो जोन के बाद यूजर जोन एंड आई मीन यूजर स्लैश जोन, और फिर उसके बाद ऐसे ये कुछ आएगा अंडर आई मीन से क्वेश्चन मार्क और 101, मतलब क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल टू 101, आईडी इक्वल टू समहाउ ये आपका आ जाएगा 101 करके ये, क्योंकि आपने थर्ड में डाला, उसका थर्ड पैरामीटर जो होता है वो आपकी ऐसे ही देता है कि जी क्वेरी स्ट्रिंग समहाउ करके, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर ये बोलता ना कि ये ऐसा प्रिंट करेगा, फिर तो आप इसको सही बोल सकते थे, बट इसने तो नहीं बोला, इसने तो यहाँ पे स्लैश दे दिया, डेट्स ये भी गलत है। बट लास्ट ऑप्शन आपकी थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि आपने बोला हेलो जॉन, तो फिर हेलो तो आपने बोला है और यूजर नेम इक्वल टू आपने जॉन यहाँ दे रखा है। ठीक, और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपने बोला हेलो जॉन, यूजर नेम इक्वल टू जॉन। अब गौर करो, इंपॉर्टेंट है, बोले भाई हेलो जो है वो तो कोई आर्गुमेंट ले नहीं रहा, बिल्कुल नहीं ले रहा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि जी ये जो आपकी दे रखी है ना कि यूज़र के बाद जॉन आ रहा है, तो ये अंडर स्कोर करके ऐसा कुछ आ जाएगा और जो है वो यहाँ पे चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बात ठीक थी। अब बोलोगे यही चीज़ देखो, यूज़र है जॉन है, और यही चीज़ बिल्कुल कि ये जो यहाँ पहला पैरामीटर दिया फिर क्वेश्चन मार्क और यूज़र नेम इक्वल टू जॉन, भाई कुछ ऐसा ही तो यहाँ हो रहा है। हेलो दिया, यूज़र नेम जॉन दिया आपने, तो यहाँ हेलो और ये क्वेरी स्ट्रिंग में यूजर नेम इक्वल टू जॉन दे दी, तो ये कैसे सही है? कैसे आप बोलोगे कि यही आर्गुमेंट आपका आउटपुट पे आएगा, मतलब यही आउटपुट आपका टर्मिनल पे आएगा? वो मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जब आप लिखते हो स्लैश हेलो, ठीक है, तो क्या कॉल होता है, तो ये कॉल होता है, लेकिन ये तो कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर नहीं रहा। तो अगर आप ऐसे कॉल कर देते ना स्लैश हेलो स्लैश यूजर नेम, फिर तो एरर देता। बट अगर आप क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हो तो क्या होता है कि वो अगर एक्सेप्ट करे तो भी कोई इशू नहीं, और ना एक्सेप्ट करे तो भी कोई इशू नहीं। तो अगर आप ये दे दोगे यहाँ पे कि टेस्ट, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है कि जब मैं इसको कॉल करूंगा ना हेलो और उसके बाद कुछ भेजूंगा, तो एज अ क्वेरी स्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए। तो बस यही एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे दे दोगे तो ये क्वेरी स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट कर देगा। आप बोलोगे ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपने बोला हेलो यूजर नेम समहाउ, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे आप ये इस पर्टिकुलर ऑप्शन में देखो यूजर और स्लैश जॉन बोला आपने, ठीक है, यूजर स्लैश जॉन, और फिर आईडी आपने यहाँ पे दे दी, तो वो आपकी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें ये भी ठीक होती, बट कब होती भाई, जब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क देता ना तब होती, कि आप ये बोल रहे हो कि भाई ये एंड पॉइंट चला और इसके बाद मैं क्वेरी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, तो यहाँ तो प्रिंट करना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क देगा ना क्वेरी स्ट्रिंग में, बट इसने बोला आउटपुट जो आएगी आपकी ये स्लैश आएगी, डेट्स वाई ये गलत हो गया था। और ये आपका इसीलिए सही है यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला हेलो और जॉन, एक्स्ट्रा चीज आपने डाली यूजर नेम इक्वल टू जॉन। भाई यहाँ तो सिर्फ हेलो चाहिए, उसके बाद जो भी डालोगे आप यहाँ पे वो क्वेरी स्ट्रिंग में आएगी। और जो मैंने यहाँ बताया था कि पहली वाली आपकी क्या आती है, पहली वाली जो आपको ये चाहिए, दूसरी वाली ये, और अगर ये है ही नहीं तो भाई दूसरी वाली आपकी क्वेरी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो जॉन आपकी क्वेरी स्ट्रिंग बनेगी, और बिल्कुल सही बोला इसने कि ये प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे हेलो अंडर आई एम से क्वेश्चन मार्क और यूजर नेम इक्वल टू जॉन, जो आपने यहाँ पे दिया 200% ही सही है। लास्ट वाले ने बोला हेलो और जॉन देंगे तो हेलो वर्ल्ड वो देगा, भाई ऐसा कुछ नहीं होना, एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ये जॉन दे रहे हो। तो ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, क्योंकि इनिशियली तो मैंने बोल दिया ये ऐसे ऐसे होगा, मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बोला था। ठीक है, इसके लिए जो पहला आर्गुमेंट होगा वो हेलो होगा, उसके बाद जो भी दोगे वो आपकी क्वेरी स्ट्रिंग में आएगी। एंड देयर आफ्टर अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे मोर डेकोरेटर की तरह यूज़ करा गया है, पाइथन डेकोरेटर्स की तरह। और मैं इसको बताऊं उससे पहले आपको पता हो कि डेकोरेटर्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अगर डेकोरेटर यार एक्सप्लेन करने लगा तो फिर बहुत लंबा समय उसी में यूं ही चला जाएगा। देयर आफ्टर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसने बोला @डेकोरेटर फंक्शन ए, तो जो भी आप लिखते हो ना @डेकोरेटर करके वो, और उसके नीचे जो भी चीज़ डिफाइन करते हो यहाँ पे तो फंक्शन है, तो उस फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट आप उसके अंदर पास कर रहे हो, मतलब यही है। तो ये फंक्शन यहाँ पे इसके पैरामीटर में जाके अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, मतलब फंक्शन बी को आपने फंक्शन ए के अंदर पास कर दिया। फिर क्या, फिर बात ये आई कि जब आप इसको इसके अंदर डालोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर रहा है एक यहाँ पे इनर रैपर फंक्शन डिफाइन करा, और उसने प्रिंट करा रैपर फंक्शन ऑफ फंक के, और उसने ये रेस्पॉन्स 1 रेस्पॉन्स 2 करके इसी दोनों फंक्शन को असाइन करके फिर इसी को रिटर्न कर, मतलब इसी फंक्शन को वापस से रिटर्न कर दिया। मतलब बी को आपने बी को इसके अंदर डाला और उसी को इसने 2 बार रिटर्न कर दिया, मतलब ये भाई। फिर जब आप बी को यहाँ पे कॉल करोगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे आपका प्रिंट करना चाहिए आई एम फ्रॉम बी, आई एम फ्रॉम बी, बिल्कुल आई एम फ्रॉम बी, आई एम फ्रॉम बी, रैपर फंक्शन ऑफ है, चूंकि
पहले ये प्रिंट होगा ना, देयर आफ्टर आपने बी को यहाँ पे रिटर्न करा, फिर आपने उसी को यहाँ पे कॉल कर लिया, तो वो 2 बार प्रिंट कर देगा इसको जी कि आई मीन टू से आई एम फ्रॉम बी, आई एम फ्रॉम बी। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्स वन रेस्पॉन्स टू क्या वेरिएबल है जिसमें आपने ये जो फंक्शन आ रहा है इसको असाइन कर दिया और इसी को आपने रिटर्न करा है, तो ये वही प्रिंट करेगा ना, जाहिर सी बात है, बिल्कुल वही प्रिंट करेगा। तो फिर अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे दे रखा है कंसिडर द फ्लोइंग पाइथन कोड, और ये पाइटेस्ट आपने यहाँ पे इंपोर्ट करा और क्लास आपने लिखा टेस्ट ग्रुप करके क्लास लिखा, और यहाँ पे आपने 3 फंक्शंस डिफाइन कर दिए, डू अंडरस्कोर समथिंग और सेल्फ, और यहाँ एक्स वाई दिया है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो आपने यहाँ पे टोटल 2 टेस्ट्स डिफाइन करें। ठीक है जी। एंड बाय द वे इस क्वेश्चन पे आने से पहले आई होप आप समझ चुके हो ये कैसे कॉल हुआ था। ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन क्यों गलत है आप समझ सकते हो, इसने उल्टा कॉल करा है इसको, ठीक है, और इसने नेक्स्ट लाइन में कॉल कर दिया है। भाई नेक्स्ट लाइन में क्यों करोगे, यहाँ पे आई मीन से एक ही लाइन में कॉल होगी ना यहाँ पे, चूंकि आपने रेस्पॉन्स 1 रेस्पॉन्स 2 रिटर्न करा, तो ये चीज़ें आप समझ लेना। नेक्स्ट में मैंने मेन अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई बोला, और 3 टेस्ट्स वगैरह यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दी, और 3 नहीं 2 टेस्ट भाई, ये और ये टेस्ट है आपकी, तो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा। और टेस्ट 1 में बोला भाई अगर सेल्फ डॉट मतलब ये जो डू समथिंग को मैंने कॉल करा, इसमें 10 और 5 दे इक्वल टू अगर 0 दिया तो बोल देना 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10। बिल्कुल यहाँ जब आप दोगे कि x में आपने क्या दिया, x में आपने 10 दिया, y में 5 दिया, जब आप बोलोगे 10 मॉड्यूलो 5 तो ये आपका क्या देगा, ये आपका 0 देगा, बिल्कुल ये 0 देगा, 200% 0 देगा। तो पहला टेस्ट तो पास हो गया। दूसरे में आपने बोला x 32 है मॉड्यूलो 5 है, तो ये 0 देगा नहीं भाई, ये 2 देगा। ठीक है, तो डेट्स वाई दूसरा वाला टेस्ट आपका जो है वो चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दे रखा है वेट, हाँ जस्ट वेट, इज 5 इज फैक्टर ऑफ 32, सेल्फ डॉट डू समथिंग को कॉल करा आपने, एंड व्हाट विल द आउटपुट रनिंग ऑन एवर्ब स्क्रिप्ट यूजिंग आई मीन टू से कमांड लाइन पाइथन टेस्ट मैन एंड देयरआफ्टर अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पाई। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इसके ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में मुझे लिटरली इशूज हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला भाई अगर ये फेल हो जाए ना तो ये मैसेज देना इज 5 फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, और जो भी आपका यहाँ पे ये, तो अब ये देखो 32 मॉड्यूलो 5 करोगे जब आप, तो क्या आएगा, 2 रिटर्न करेगा ये भाई, 2 रिटर्न करेगा, वो तो इक्वल के 0 के इक्वल हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। तो भाई जब वो 0 के इक्वल नहीं हुई तो ये एसर्शन फेल कर जाएगा, बिल्कुल फेल कर जाएगा। तो कैसे आप बोलो टेस्ट 2 पास हो गया, यहाँ पे देखो इसने बोला टेस्ट 1 पास 50% करके, टेस्ट 2 100% पास्ड, कैसे मतलब कैसे टेस्ट 1 टेस्ट 2 दोनों कैसे आपने पास करा दिया। ठीक है, एंड यहाँ तो भाई दोनों को इसने फेल बोल दिया, इग्नोर ही करना। और यहाँ इसने बोला है कि पाई टेस्ट 2 है ना, एसर्शन इज फैक्टर 2 फेल्ड हो गया, ये बोल रहा है टेस्ट 2 फेल हो गया। तो ये अगर एक वक्त के लिए बोलते तो सोचा जा सकता था 1 फेल 1 पास की, टेस्ट 2 जो आपका एसर्शन एरर दे रहा है। खैर, तो मुझे नहीं लगता ये ऑप्शन सही है, बट अगर आपके पास कोई और आर्ग्यूमेंट है लाइक इसको सही साबित करने के लिए, तो आप डीएम कर सकते हो, बता सकते हो मुझे, एंड आई विल बी प्लीज टू आई मीन टू से लर्न समथिंग फ्रॉम यू। ठीक है, खैर तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिछले क्वेश्चन का अगर आपको कुछ लगे कि हाँ मैं से कुछ छूट रहा है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार डीएम करके ज़रूर बता देना। ठीक है, और जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि स्टूडेंट टेबल है SID है, इंटीजर टाइप की, रोल नंबर टेक्स्ट है, टेक्स्ट टाइप की, और वो नल नहीं हो सकते और वो यूनिक होनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है रोल नंबर को ये लोग प्राइमरी की बनाएंगे। खैर, और फर्स्ट नेम में मैंने बोला टेक्स्ट जो कि नोट नल होनी चाहिए, ये भी नॉन नलेबल ये है ना, ये है। लास्ट नेम भी आपकी नल नहीं होगी। प्राइमरी की किसको बनाया इसने, अच्छा प्राइमरी की इसने ID को बनाया है और नहीं रोल नंबर को नहीं बनाया। खैर, तो ID को इसने बनाया S_ID और ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब इनिशियली 0 है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, जैसे जैसे आप इसमें डाटा ऐड करोगे वो बढ़ती रहेगी। एंड द पॉइंट इज, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला S1 इक्वल टू स्टूडेंट, वर्क करना, क्या नाम है इस टेबल का, स्टूडेंट। ठीक है, कि जी स्टूडेंट में आपने रोल नंबर डाला, फर्स्ट नेम ये डाल के ऐड कर दिया, फिर मतलब पहले को ऐड करा, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे कर करके आपने ऐड करा, और एट लास्ट आपने कमिट कर दिया। कमिट करने का मतलब है सेव भी करा दिया। फिर आपने इसके ऊपर क्वेरी चलाई और बोला मुझे वो बंदे चाहिए जिसका नाम जॉन है। तो जॉन किसका किसका नाम था, S1 और S2 में जो आपने एंट्री करी थी, फर्स्ट नेम जॉन, फर्स्ट नेम जॉन, और जो दो मतलब टोटल 2 डॉक्यूमेंट आएंगे, एक जॉन आएगा जो है जॉन डेविस, दूसरा है जॉन नेक्टर।
तो आपने बोला 2 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ना, तो मुझे सिर्फ एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले कौन आएगा, जिसकी आईडी ऊपर है, लाइक सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, तो जॉन डेविस मेरे अकॉर्डिंग पहले आना चाहिए। तो भाई जॉन डेविस आपका मोर और लेस यहाँ पे आ गया। तो एंड जॉन डेविस आने के बाद आपने बोला कि उसके फर्स्ट नेम को जॉन से बदल के निक कर दो, मतलब इसके फर्स्ट नेम को जॉन से बदल के निक कर दो, कमिट कर दो। फिर उसके बाद डाटा में निक सेव हो गया, निक डेविस, जॉन निक्टर और निक डेविस। देखो दो दो बंदे सेम नाम के हो गए, पहले और तीसरे। फिर आपने यहाँ पे क्वेरी चलाई, और क्वेरी चला के फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबका प्रिंट करना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले आपका यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, निक, मतलब पहला जो है जिसकी आईडी 1 है निक, और जो उसका लास्ट नेम है डेविस। फिर प्रिंट होगा जॉन नेक्टर, ठीक है। फिर प्रिंट होगा निक डेविस, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे मोर और लेस प्रिंट हो जानी है, बिल्कुल हो जानी है, 200% यही वाली आपकी प्रिंट हो जानी है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, ये भी नहीं होने से रहा, चूंकि मिला लो ना, निक डेविस जॉन नेक्टर यहाँ बोला, ठीक है। फिर इसने निक डेविस यहाँ बोल रखा है, बाय द वे। अच्छा, इसने जॉन डेविस बोला है भाई, इनिशियली निक डेविस है, और इसमें भी निक डेविस नहीं है, इसमें भी नहीं, हाँ लास्ट वाले में 200% निक डेविस, जॉन नेक्टर और निक डेविस, बिल्कुल सही है ये पर्टिकुलर ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अपन लोग आते हैं। अब सिस्टम आर्गुमेंट वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, और इसको मैंने क्विज 2 में भी एक्सप्लेन करा है, PYQ में, और जो भी इसके टॉपिक्स को भी मैंने समहाउ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप लाइक उसको भी देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने क्या करा, आपने यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लास्क की एप्लीकेशन बनाई, और एक स्टैटिक फोल्डर बोला स्टेशनरी करके, जी की स्टैटिक अंडरस्कोर फोल्डर। तो ये क्या है कि फ्लास्क ऐप आपने क्रिएट करा एक स्टैटिक फोल्डर डाल के, ठीक है। तो उसका नाम स्टेशनरी है, तो लाइक प्लेन स्ट्रिंग वगैरह करके आपने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी। एंड देयर आफ्टर आपने बोला भाई, फंक्शन पे आते हैं कि जब होम राउट हो, मतलब ये जो स्लैश है सिर्फ, तो फोल्डर 1 फोल्डर 2 में जो आप टर्मिनल में यहाँ एंटर करोगे ना, जैसे जो भी आप टर्मिनल में एंटर करते हो app.py करके जो भी एंटर करा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 0th इंडेक्स हो गया, एंड ऐप पाइथन app.py, हाँ ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, ये मोर और लेस सेकेंड इंडेक्स हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही वर्क करते हैं। तो जी मतलब ये टर्मिनल में जो भी डाला था, तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, तो इसको एक्सेस करने के लिए आर्ग वेरिएबल का सिस्टम डॉट आर्ग वेरिएबल का पैकेज जो होता है, मतलब सिस्टम पैकेज के थ्रू एक्सेस करते हैं आर्ग वेरिएबल करके। तो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे स्लैश स्टैटिक है, स्लैश स्टेशनरी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्लैश स्टैटिक, और यहाँ क्या आ जाएगा स्लैश स्टेशनरी, ठीक है। फोल्डर 1 फोल्डर 2 में ये आ गया। एंड देयर आफ्टर आपने बोला app.static फोल्डर, यहाँ क्या लिखा है ऐप के स्टैटिक फोल्डर में स्टेशनरी, और यहाँ पे क्या लिखा है ऐप के स्टैटिक फोल्डर में आपका फोल्डर 2 से आपने कंपेयर करा, यहाँ पे फोल्डर 1 से कंपेयर करा app.static फोल्डर को। तो भाई फोल्डर आप फोल्डर 1 से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा स्टैटिक, मतलब देखो गौर करना इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपने कंपेयर करा, फोल्डर 1 आपका क्या है स्लैश स्टैटिक, और ये स्लैश स्टेशनरी, और यहाँ पे आपका स्टेशनरी है, तो आपने फोल्डर 1 से कंपेयर करा, और app.static फोल्डर का नाम क्या स्टेशनरी, तो इससे तो चलेगा नहीं, फोल्डर 1 से कंपेयर होने से रहा। तो भाई फोल्डर 1 से कंपेयर नहीं होगा तो किससे कंपेयर होगा, आप बोलोगे इससे होगा, मैं बोलूंगा इससे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इससे भी, क्योंकि भाई यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक है, एज स्ट्रिंग है, स्लैश स्टैटिक करके, मतलब स्लैश स्टेशनरी करके यहाँ कुछ नहीं लिखा है, जो कि फोल्डर 2 में आपने लास्ट आर्गुमेंट स्टेशनरी दिया था स्लैश स्टेशनरी, तो इससे भी मैच नहीं होगा, तो एट लास्ट आपका इनवैलिड आर्गुमेंट चल जाएगा। 200% ये आंसर आपका सही होता है यहाँ पे। एंड अब ये क्वेश्चन रहा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने बोला है यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट विथ 3 फाइल्स, आपके पास 3 फाइल्स है, confess.py एंड देयर आफ्टर टेस्ट अंडरस्कोर मल्टीपल्स ऑफ 3 जो अंडरस्कोर है, एंड 6.py, ओ माय गॉड बहुत छोटा नाम है इस फाइल का, फिर टेस्ट अंडरस्कोर मल्टीपल्स अंडरस्कोर और 13, मतलब 3 फाइलें confess.py। आई होप confess.py के अंदर आप फिक्सचर्स वगैरह डिफाइन करते हो, ये पता हो आपको, ये पता हो कि फिक्सचर्स क्यों यूज करते हैं, लेक्चर में मैंने सारी चीजें डिस्कस करी है, ये सारी की सारी विथ एग्जांपल्स। खैर confess.py इसके अंदर फिक्सचर देंगे, और ये दोनों आपके टेस्ट के फाइल्स रहे, और पर्पस ये है भाई वेरीफाई करो, द पर्पस ऑफ टेस्ट इज टू वेरीफाई इफ नंबर जनरेटेड बाय ईच फंक्शन इज डिविजिबल बाय 13,
कि भाई दोनों टेस्ट से जो नंबर निकल रहा है ना, द पर्पस ऑफ द टेस्ट टू वेरीफाई इच फंक्शन आर डिविजिबल। अच्छा, कि वो जो नंबर निकले वो 39 से डिविजिबल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 39 13 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। एंड देयर आफ्टर ये जो आपकी दे रखी है 3 का भी मल्टीपल है, बिल्कुल है। 6 का शायद नहीं है, देखते हैं आगे। खैर, और बोला कॉन्फेस डॉट पी वाई फिक्सचर्स होगा जो कि टेस्ट डाटा वगैरह होता है, और इसमें आपके दो फंक्शन हैं जो कि 3 और 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, और ये 13 से जो आपकी ये जो फाइल है। तो भाई फिक्सचर्स का क्या है कि 39 रिटर्न कर रहा है जब आप इसको कॉल करोगे तो, और 3 एंड 6 से टेस्ट अंडर स्कोर मल्टीपल करके जो आपने फाइल में दो फंक्शन बनाई है, टेस्ट अंडर स्कोर डिविजिबल अंडर स्कोर बाय अंडर स्कोर 3, तो आपने यहाँ पे डिविजिबल बाय 13 इसको यहाँ पे मेंशन करा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 39 रिटर्न कर देगा। तो आपने 39 से 3 को डिवाइड करा होगा, 13 3 जा 39, बिल्कुल पास हो गया। फिर आपने 6 से डिवाइड करा, तो भाई क्या 39 को 6 से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं डिवाइड होता, 0 0 तो नहीं आता, पूरी तरह से तो नहीं होता ना डिवाइड, तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, तो ये फेल कर जाएगा। फिर 13 में भी आपने इसी फिक्सचर में जो डिविजिबल बाय 13 आपने लिखा है, इसी को यहाँ पे आपने डाला है, तो फिर आपने इसमें लगाया 13 से डिवाइड होता है 200% होता है। ठीक है, तो बात ऐसी है भाई, एक फेल हो गया, दो पास हो गया, जो टेस्ट केसेस आपकी थी। सही है, 200%, यही ऑप्शन सही है ना, क्योंकि एक टेस्ट केस आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, तो एक टेस्ट केस आपकी यहाँ पे हो जाती है फेल। तो ये न्यूमेरिकल्स है और काफ़ी इजी, और ऐसे क्वेश्चन ग्रेडेड असाइनमेंट में ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो एक क्लाइंट मशीन है, एक सर्वर है। तो एक आपकी क्लाइंट मशीन है जो आपकी कंप्यूटर हो गई, ठीक है। एंड दूसरी आपकी क्या है जी, दूसरी आपकी यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। दो क्लाइंट, अच्छा एक क्लाइंट मशीन एक सर्वर मशीन, सॉरी। और ये जो दोनों है ना, आई मीन से क्लाइंट मशीन सर्वर मशीन लोकेटेड 120 किलोमीटर्स अपार्ट मूविंग। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अब इन दोनों ने ना क्या करा, मूविंग टुवर्ड ईच अदर। अब ये इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ रहा है, और जब ये इस तरफ बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड क्या है, 400 किलोमीटर पर आवर। और भाई ये जब इस तरफ बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड क्या है, 800 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बोला एट द सेम टाइम क्लाइंट स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्वर। क्लाइंट ने मतलब इसने इसको रिक्वेस्ट करना, मतलब ये दोनों बढ़ रहे हैं एक दूसरे के डायरेक्शन में। जैसे दो ट्रेन एक ही पटरी पे चलती है ना, मतलब कोलाइड हो जाती है अगर चलेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एट लास्ट दोनों यहाँ पे टकराएगी तो डिस्ट्रक्शन होगा। खैर, यहाँ पे बोला एट द सेम टाइम क्लाइंट स्टार्ट सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट को मतलब क्लाइंट ने इसको मतलब रिक्वेस्ट भी सेंड करना स्टार्ट कर दिया सर्वर को, और सर्वर भी इसको रिप्लाई कर रही है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटिन्यू टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स विथ न्यू रिक्वेस्ट बीइंग सेंट ओनली आफ्टर रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय क्लाइंट फॉर प्रीवियस वन। मतलब बंदे ने एक रिक्वेस्ट करा, ठीक है, तो जब उसको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना, फिर उसके बाद क्लाइंट जो है प्रीवियस वन का दे सकते हैं। यहाँ पे बाय द वे बेटा, दिस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटिन्यू टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स, मतलब दोनों में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की चीजें चल रही है, विथ न्यू रिक्वेस्ट बीइंग सेंट ओनली। तो न्यू रिक्वेस्ट आप तभी भेजोगे जब पहले जो प्रीवियस वाली आपने भेजी थी उसका आपको आई मीन टू से रिप्लाई जो है आपका वो आ गया हो, तभी आप ये चीजें करोगे। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे बोला कि विथ न्यू रिक्वेस्ट बीइंग सेंट ओनली आफ्टर रिस्पॉन्स रिसीव्ड बाय द क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देयर आफ्टर आप हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे बोला कि भाई प्रीवियस वन की रिक्वेस्ट तो दे रही है अंटिल बोथ सर्वर एंड क्लाइंट कोलाइड ईच अदर, जब तक कि दोनों की दोनों मिल ना जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। कोलाइड करने से पहले ये सिलसिला आपका चल रहा है। तो बोला टोटल कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर्स नॉट किलोमीटर पर सेकेंड, बाय द रिक्वेस्ट डाटा। मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करा, देखो दो बंदे ये इसके तरफ ये इसके तरफ दोनों चले आ रहे हैं, और ये भी इसको टेक्स्ट कर रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, ये भी कर रहा है। पहले यहाँ था, अब ये आगे बढ़ता 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 यहाँ आ गया, फिर भी टेक्सटिंग चल रही है, ये भी आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ आ गया, फिर भी टेक्सटिंग चल रही है, फिर ये बढ़ता जा रहा है, फिर ये बढ़ता जा रहा है, टेक्सटिंग दोनों में चल रही है, दोनों एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं। फिर एट लास्ट यहाँ पे आए तो दोनों कोलाइड कर गए। तो बोला भाई कोलाइड करने से पहले तक ना उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर गया। बट डिस्टेंस सिर्फ नहीं बताओ, आप ये बताओ कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिक्वेस्ट डेटा। भाई रिक्वेस्ट डेटा ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, और रिस्पॉन्स डेटा ने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डेटा ने कितना करा होगा दोनों मशीन के कोलाइड से पहले।
तो यार कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोलाइड करने में वक्त कितना लगा, ठीक है, वो पता होना चाहिए आपको। तो कैसे? तो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी है, टाइम पता करना है ना। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है टोटल, तो भाई 120 किलोमीटर है, ठीक है। और स्पीड कितनी है, तो 400 किलोमीटर इसकी स्पीड प्लस 800 किलोमीटर इसकी। अब आप बोलोगे ऐड क्यों करा? देखो ये दो ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। तो जब कोलाइड करेगी तो दोनों की स्पीड मतलब वहाँ पे मैटर करती है ना। अगर सपोज कर लो एक ट्रेन स्लो चल रहा है, फिर अगर मैं बोलूँ ये ट्रेन बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा है और ये बहुत फास्ट चल रहा है, भाई ये पहले आके इससे टकराएगा। तो बिल्कुल दोनों की डिस्टेंस आप लेते हो, तो टोटल ये कितना हो गया 120/1200। तो कट करो इसको, तो ये 10, तो 1/10 ये आपका हो गया। तो 1/10 आपका हो गया यहाँ पे। 1/10 क्या भाई, ये किलोमीटर्स है ना, ये किलोमीटर पर आवर है, तो 1/10 आर हो गया। तो 1/10 आर को मिनट में कैसे बदलोगे, तो 1/10 इंटू आप 60 करो यहाँ पे, तो 6 मिनट्स आपके आ गए। और 6 मिनट्स को 60 सेकेंड्स पर मिनट, 60 सेकेंड होता है, तो टोटल 360 सेकेंड्स आपकी हो गई। भाई टोटल 360 सेकेंड्स लगेंगे, उसके बाद दोनों में क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ रहे हो कि टोटल इतने सेकंड्स आपके मोर और लेस लग गए। तो ये आपका था कि टाइम अंटिल कोलिजन, देर आफ्टर हमें राउंड ट्रिप टाइम भी इसका कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हो टोटल 120 किलोमीटर था, बिल्कुल था। तो भाई डिस्टेंस 120 किलोमीटर था। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो 120 किलोमीटर था ये आपका मोर और लेस क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले तो मीटर में आप चेंज कर लोगे, क्योंकि 120 किलोमीटर था, फिर वो धीरे 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 घटता गया। तो वो तो आप देखोगे ना कि राउंड मतलब राउंड आई मीन टू से राउंड ट्रिप टाइम कितना लगा, मतलब रिक्वेस्ट, इसने इसको रिक्वेस्ट भेजा फिर वापस भी तो आया होगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों की टाइम हमें पता करनी है। तो टोटल 120 किलोमीटर है डिस्टेंस इनिशियली, जब तक उसने मूव करना स्टार्ट नहीं करे। तो ये आपका लगभग, आप इसको मीटर में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 आई मीन टू से 1000 जो आपका यहाँ पे दे रखा है, 120,000 मीटर आपका हो जाएगा मोर और लेस, ठीक है। एंड अब बारी आई राउंड ट्रिप टाइमिंग की, जी की राउंड ट्रिप टाइमिंग क्या होगी। और उसके लिए इसने बोला कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है ना, एज्यूम करो कि स्पीड जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड की वो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब समझ आया मैंने इसको मीटर में क्यों चेंज करा, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एक स्पीड दे रखी है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, ठीक है। तो भाई 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे दे रखा है, तो उसको तो चेंज करोगे ना आप, कि भाई एक बार रिक्वेस्ट करने में आपका क्या लगेगा। तो टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 3 × 10⁸ है क्या, मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी तो मीटर में बदलो। तो इसको मीटर में बदलने के लिए वैसे भी आप क्या करते, 1000 से इंटू, तो वही तो है यहाँ पे 4 जीरोज आपके आगे, डेट्स वाई मैंने इसको चेंज करा। और जब आप काटोगे तो 4 जीरो तो ऐसे गए, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 एंड 3 × 4 = 12। तो 4/10⁴ आपका यहाँ पे आ गया क्या, एक बार, जब एक बार रिक्वेस्ट गया तो। बट राउंड ट्रिप की बात हो रही है, रिक्वेस्ट गया फिर रिस्पॉन्स भी तो आएगा, तो इसको आप ये कर दो ना, 2 × 4 10⁴ तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 बाय आई मीन टू से 10⁴, या फिर आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो 8 × 10⁴ सेकेंड्स। तो आपके टोटल इतने सेकेंड्स इसमें लगे, टोटल इतने सेकेंड्स आपके लग रहे हैं, ठीक है। जो आपकी राउंड ट्रिप टाइमिंग है इसकी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की इसकी। और कोलाइड करने में आपके पास इतना वक्त है, 360 सेकेंड्स टोटल है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आपका इतना लग रहा है। तो भाई इतना वक्त दे रखा है, तो इसको डिवाइड कर दो आप किससे, तो 3 आई मीन टू से ये जो आपकी 360 है, जस्ट वेट, तो आप 360 को डिवाइड कर दो किससे, तो 360 को डिवाइड कर दो 8 × 10⁻⁴ से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये टोटल आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट, सबसे पहले तो आप इसको 8 से काट दोगे यहाँ पे, तो ये आपका 4 ये आपका क्या जाएगा 8 से काटने पे, तो ये आपका 45 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 45/10⁻, भाई नोट -4, अब तक ये -4 थे, ऊपर आ जाएगा। तो इन शॉर्ट ये आपका ये हो जाएगा 45 × 10⁻⁴, मतलब ये कुछ ऐसा बोल सकते हो, 1 2 3 और एक जीरो, यहाँ पे टोटल 4 जीरोस।
तो ये आपका यहाँ पे टोटल हो गया कि भाई इतनी साइकिल्स आपकी लग रही है, ठीक है। तो मतलब इतनी साइकिल्स टोटल आपकी लग रही है। और आई जस्ट वांट से कि जब आप बात करोगे कि जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल्स थी, इतनी साइकिल्स दोनों के बीच चलेगी कि भाई इतने टाइम्स इतने साइकिल्स में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की चीज़ें चली। अब आपके पास क्या है, आपको पता है टोटल यहाँ पे आपका क्या है, रिक्वेस्ट आपकी जो है वो 120 किलोमीटर। देखो इनिशियली क्या है कि ये दोनों 120 किलोमीटर दूर है, तो 120 किलोमीटर रिक्वेस्ट में, 120 किलोमीटर रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 240 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपकी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स ये रही, और 240 किलोमीटर्स है। तो जब हम इनटू करेंगे भाई कि 240 किलोमीटर्स टोटल है, और ये आपकी कुछ साइकिल्स है इतनी सी कि 45 इंटू 10⁴। तो जब आप इन सबको इनटू करोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट आपको, मैंने कैलकुलेटर से करा है भाई, ऐसे तो मेरे से भी नहीं होता, तो ये ऑलमोस्ट 108, नॉट ऐसे, 108 इंटू 10⁶ किलोमीटर आएगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। मैं अगर फिर से कैलकुलेटर से करके आपको दिखाऊं तो फिर वेट, हाँ, 45 इंटू 24, तो ये आपकी यही आ गई 108, एंड एक्स्ट्रा एक दो जीरो है, खैर। तो ये आपकी 10⁶ हो जाएगी, 108 इंटू 10⁶ किलोमीटर। फिर से बता रहा हूँ कैसे कैसे करा मैंने भाई। दोनों के बीच जो मतलब जो टाइम कोलाइड करने में था, पहले वो पता करा, फिर पता करा ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का सिलसिला चल रहा है ना, इसकी राउंड ट्रिप टाइम क्या होगी, कि टोटल कितने साइकिल्स लगेंगे, वो कैसे पता चला। तो भाई टोटल 120 किलोमीटर था, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो इस स्पीड से जा रही है, 3 इंटू 10⁸। और जब मैंने उसको डिवाइड करा 120 किलोमीटर को मीटर में चेंज करके 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, तो मुझे पता चल गया कि भाई करने पे ये आपका ये आएगा कि 8 इंटू 10⁻, आई मीन से 8 इंटू 10⁻⁻4, या फिर 8/10⁴ बोल लो, ये जो यहाँ पे दे रखा है ये। तो ये आपकी हो गई यहाँ पे कि भाई इतनी सी चीज़ें आएंगी। एंड द पॉइंट इज, तो देखो टोटल इतने सेकंड से कोलाइड करने में, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ये जो आपका यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइमिंग ये है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कि 360/8 इंटू 10⁻⁻4, तो आपका ये कुछ आ जाएगा 45 इंटू 10⁻4। अब आपका 45 इंटू 10⁻4 आ गया है टोटल, कि इतने साइकिल्स दोनों में चल रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के। एंड द पॉइंट इज भाई टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, तो 120 किलोमीटर रिक्वेस्ट जाने में, 120 किलोमीटर रिस्पॉन्स आने में, तो 240 किलोमीटर। तो 240 इंटू ये जो आपकी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स है, तो ये 108 समाव आ जाएगी। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा टीडियस था, एंड समझ लेना इसको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आएगा नहीं आएगा वो तो एक चीज़ है कि हाँ हाँ जी भाई ये आया ये नहीं आया, बट आप बोलोगे ना कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट था, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से रिकॉर्डिंग पीछे करके आप देख लो। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करा, सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा कि भाई टाइम अंटिल कॉलिजन, कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉलिजन करने में कितना वक्त है। फिर हमने यहाँ क्या कैलकुलेट करा, ये जो 4500 साइकिल समाव करके मतलब करके है, तो हमने RTT कैलकुलेट करा, राउंड ट्रिप टाइमिंग फॉर ईच रिक्वेस्ट जो भी आप भेज रहे हो, ठीक है, जो उसके यहाँ पे दे रखी थी। देर आफ्टर एट लास्ट हमने कैलकुलेट करा कि टोटल कितनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की साइकिल्स जाएगी, ये नहीं मैं सॉरी राउंड ट्रिप, ये आपका ये राउंड ट्रिप है, और फिर ये आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल्स आपकी कितनी जाएगी, तो भाई इतनी साइकिल जाएगी, वो मैंने करा। एंड एट लास्ट आपने यहाँ पे डिस्टेंस जो डाटा ने ट्रेवल करा उसको मैंने यहाँ पे करा। तो ये ऐसे चलिए मोर और लेस, तो डेट्स वाई आपकी लास्ट वाली ऑप्शन 200% सही हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में बोला विच ऑफ द फ्लोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MVC, ये जो आपकी मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर की चीजें दे रखी है। तो क्या होता है कि भाई मल्टीपल व्यू आप सेम डाटा को देखो, MVC अलाउ करती है कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ मल्टीपल व्यूज ऑफ सेम डाटा कॉन्करेंटली, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो मेरे ऐसे बोलने का क्या सीन है, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपका, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन इसने बोला MVC सपोर्ट्स पैरेलल डेवलपमेंट, बिल्कुल, चूंकि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंड इनेबलिंग डेवलपर्स टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स, बिल्कुल साइमल्टेनियसली, ये मॉडल वाले पे कोई काम कर रहा है, व्यू पे कोई और दूसरे पे कोई। तीसरा ऑप्शन में बोला MVC इनफोर्स यूज ऑफ व्यू स्टेट इंक्रीजिंग बैंडविड्थ ऑफ, क्या कर रहे हो भाई, MVC फाइल आर्किटेक्चर है कि प्रोजेक्ट को आप कैसे उसकी जो फाइल है ना, कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज करते हो, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, इग्नोर करो इन सबको। डेवलपमेंट से रिलेटेड और मल्टीपल व्यू ऑफ सेम डाटा से रिलेटेड से। नेक्स्ट ऑप्शन में इसने बोला है
जी कि ये आपने यहाँ लिखा है कि लिस्ट ऑफ कोर्सेस इन IITM BS डिप्लोमा सी कोर्स 1 कोर्स 2 समाव ये, और फिर टेम्पलेट में आपने इस आउटपुट को दिया है। एंड अब बारी ये आई कि यहाँ पे कुछ मिसिंग कोड है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट शुड रिप्लेस, इस मिसिंग कोड को कौन रिप्लेस करेगा, सो दैट प्रिंट करे आउटपुट बिना किसी की एरर एक्सेप्शन के। ठीक है भाई, की एरर एक्सेप्शन चाहिए ही नहीं आपको, तो वो कौन सा होगा? टोटल 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है जी, तो फिर आप ये बोल रहे हो कि भाई भी कोई की एक्सेप्शन नहीं चाहिए, तो उसका तो एक ही रास्ता है कि सारे कोर्सेस आप अवेलेबल करवा दो। अगर आप C1 C2 C3 C4 C5 सारे के सारे कोर्स अवेलेबल करवा देते हो फिर तो सही है। एंड सेफ सब्सटीट्यूट ऑन द टॉप ऑफ डेट आप यूज करो। अगर आप उनमें से कोई एक कोर्स अवेलेबल नहीं भी करवा पाते हो तो कोई इशू, जैसे देखो इसने C1 करवाया, C2 C3 C4 इसने सारे करवाए, फिर भी इसने सेफ सब्सटीट्यूट यूज करा है तो कोई इशू ही नहीं है। इसने सब्सटीट्यूट यूज करा बट ऑन द अदर एंड इसने भी सारे अवेलेबल करवाए, इसने भी सब्सटीट्यूट यूज करा, और यहाँ पे C1 C2 C3 4 5, ठीक है, इसने भी और इसने भी, इसने तो देखो सेफ सब्सटीट्यूट यूज करा है, और इसने सिर्फ C1 C3 C5 भी करवाया, और C2 और C4 को मिस कर दिया। कोई इशू नहीं है क्योंकि आपने सेफ सब्सटीट्यूट यूज करा है तो कोई एरर नहीं आनी। लास्ट वाले में आपने बोला my_template.substitute, और यहाँ पे आपने बोला C4 में आपने दिया appdev2 करके, और C1 में PDS से, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 मिसिंग है भाई। यहाँ पे भी अगर आप सेफ सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं ना तो भी ये तो मतलब ये भी सही होता, बट ऐसा है नहीं, तो ये आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है जी, और टॉप की जो 3-4 ऑप्शन जो भी दे रखी है वो आपकी 200% सही है। ओके, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्वर आर्किटेक्ट अपाची इग्निक्स एंड आर करेक्ट समहाउ। तो इसने बोला अपाची इज बेटर सूटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम डाटा ऑफ आई मीन टू से कॉन्करेंट कनेक्शन देन इग्निक्स। तो क्या ये सही है भाई? ये गलत है, क्योंकि जो आपकी इग्निक्स नहीं जिंक्स बोलते हैं इसको, तो जिंक्स होती है ना इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होती है जनरली, और दैट्स वाई बहुत बेटर होती है जब आप बात करते हो लार्ज, क्योंकि इवेंट ड्रिवन है लार्ज नंबर ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शन को झेलने के लिए विथ लॉ मेमोरी यूसेज, कम मेमोरी यूज करके बहुत अच्छा लॉ कॉन्करेंट एक्शन को झेलती है। और इसने बोला कि अपाची इज बेटर सूटेड फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ देन मतलब जिंक्स। भाई जिंक्स ज़्यादा बेहतर होता है इस सेंस में, ना कि अपाची। ठीक है, और अपाची आपकी ट्रेडिशनल प्रोसेस है, थ्रेड पर कनेक्शन के ऊपर मॉडल के ऊपर काम करती है। ये यहाँ पे हाई कॉन्करेंसी होती तो है बट इशूज है, तो मैं उल्टा है यहाँ पे, तो इसको आप गलत करो। अपाची वर्सेटाइल एंड सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स, बिल्कुल। आई मीन टू से देयर आफ्टर जिंक्स इज जनरली फास्टर फॉर सर्विंग स्टैटिक फाइल्स एंड हैंडलिंग हाई ट्रैफिक विद लो मेमोरी यूसेज। यही तो मैंने बताया जो ऊपर नहीं दे रखा था, ऊपर मतलब इसका उल्टा दे रखा था। बोथ अपाची एंड जिंक्स आर ओपन सोर्स वेब सर्विसेज, बिल्कुल दोनों की दोनों ओपन वेब सर्विसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने एक साइन अप फॉर्म बनाया, गेट मेथड यहाँ पे डाला, गेट पोस्ट दोनों डाला है बाय द वे। इसने बोला अगर गेट है ना तो एक फॉर्म रिटर्न करो, और उस फॉर्म में सबसे पहले तो फॉर्म एक्शन क्या होगा /साइन अप, कि आप टाइप सबमिट जो है, जैसे यहाँ पे इनपुट की टाइप सबमिट है, जब आप इसके ऊपर कॉल करोगे तो इस राउट के ऊपर जो भी डाटा आपने इसमें फिल करा होगा वो वहाँ पे चला जाएगा एज अ रिस्पॉन्स। तो मेथड में आपने पोस्ट बोला, यूजर नेम टेक्स्ट पासवर्ड जो भी आपने दिया है लेंथ वगैरह, एंड देयर आफ्टर आपने बोला है पोस्ट। जब मेथड पोस्ट चलेगा तो आप देखोगे कि फॉर्म में जो यूजर नेम क्या है, क्या वो नन है? ठीक है, अगर नन है तो इसको वापस से रीडायरेक्ट कर दो। अगर पासवर्ड कुछ नहीं डाला है, बंदे ने ब्लैंक छोड़ा है, तो भी रीडायरेक्ट करो, या फिर इवन पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 है ना तो भी यहीं पे वापस उसको भेज दो, यही रिटर्न करो वापस से उसको। ठीक है जी, कि URL फॉर साइन अप /साइन अप के ऊपर ये चलाएगा आपको, फिर से गेट वाली चीज़ें मिलेंगी। एंड फिर या फिर ऐसे आप कर दो। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि कंसिडर द राउट इन फ्लास्क फॉर साइन अप पेज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा, द साइन अप पेज इज डायनेमिकली जनरेटेड। बिल्कुल भाई डायनेमिकली जनरेट कर रहे हो, गेट आएगा तो भेज रहे हो, यहाँ पे डायनेमिकली जनरेट करके भेज रहे हो, हार्ड कोडेड कोई HTML फाइल नहीं दिखा रहे आप। उसके बाद बोला साइन अप पेज यूज सर्वर साइड रेंडरिंग, बिल्कुल हो रही है सर्वर साइड रेंडरिंग यहाँ पे। एंड देयर आफ्टर फ्रंट एंड वैलिडेशन भी हो रहा है। बोलोगे कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे आपने मिनिमम लेंथ 8 बोला है, रिक्वायर्ड बोला है, तो फ्रंट एंड वैलिडेशन इसी सब की हेल्प से तो होती है।
और बैक एंड वैलिडेशन भी हो रहा है। बैक एंड वैलिडेशन इसको आप बोल रहे हो, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी क्वेश्चन लेवल जो भी दे रखा है यहाँ पे home.html है और यहाँ पे कुछ JS की कोड मिसिंग है और एक फॉर्म बना है। फॉर्म में आपका लिखा है योर नेम एज अ लेवल और देर आफ्टर एक इनपुट बॉक्स है जिसकी आईडी है txt1 और यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू प्रीफिल्ड आपको मिल रही है। वेलकम टू IITM ओनली BSD, ऑलरेडी इसमें वैल्यू प्रीफिल्ड है। और फिर एक और इनपुट टाइप बटन है, क्लिक करोगे तो डू समथिंग कॉल होगा, यहाँ पे क्लिक मी करके उसकी वैल्यू है, मतलब बटन के अंदर जो मतलब इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ ऑलरेडी क्लिक मी करके, मतलब ऑलरेडी लिखा है, आपको कुछ नहीं लिखना इनपुट बॉक्स में। खैर, तो अब बोला भाई डू समथिंग को क्लिक करो जब आप ऑन क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो द पॉइंट इस ठीक है, क्लिक इसको तो कॉल कर लेंगे डू समथिंग को, तो होगा क्या, यहाँ पे लिखा है इफ द यूजर क्लिक ऑन क्लिक मी, अगर यूजर ने इसके ऊपर क्लिक करा क्लिक मी बटन के ऊपर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग जस्ट कोड शुड बी एडेड इन, मतलब कौन सा कोड इसमें ऐड हो कि जो ये कंटेंट है ना इनपुट टैग में वो आपकी बोल्ड दिखे, टैग आई मीन से स्क्रिप्ट टैग डेट, मतलब पहले नॉर्मल कंटेंट होगा, फिर जब आप ये क्लिक करोगे तो वो उसको बोल्ड कर देगा। तो भाई उसके लिए तो पहले इसका एक्सेस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कि जी मुझे इस इनपुट बॉक्स का एक्सेस चाहिए, फिर उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले तो देखो आपने इसमें टेक्स्ट गेट करा, टेक्स्ट आपके यहाँ पे बोल्ड है, 200% ठीक करा आपने कि आई मीन से टेक्स्ट को गेट करा, फिर आपने उसकी स्टाइल बोल्ड कर दिया, बोलोगे ठीक तो कर, ठीक है भाई। टेक्स्ट बोल्ड नहीं, टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट बोल्ड अलग है, स्टाइल बोल्ड दे रहे हो वो अलग है, ठीक है। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट वन की डॉट स्टाइल बोल्ड अलग चीज है। तो जब आप बोलते हो ना यहाँ पे डॉट, तो सूट नहीं करता, तो आप यहाँ पे आपको इसको फॉन्ट वेट वहाँ पे बोल्ड बोलना था, तो आपका सही हो सकता है। तो यहाँ पे इसने स्टाइल बोल्ड बोला है, गलत है। ये प्रॉपर्टीज आपको CSS की पता होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में इसने बोला है फॉन्ट वेट बोल्ड, बिल्कुल सही है। और इसने भी इसको देखो, इसने 2 लाइन में करा, इसने डायरेक्ट देखो आपने टेक्स्ट वन में यहाँ तक स्टोर करा, फिर डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट वेट करा, यहाँ तो डायरेक्ट इसने अप्लाई कर लिया। तो ये दोनों की दोनों ऑप्शन 200% सही हो गई आपकी, ठीक है। एंड अब ये क्वेश्चन इसमें आपने बोला फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क और फ्रॉम फ्लास्क रेस्टफुल, मतलब रिसोर्स और API वगैरह को आपने इंपोर्ट करा, सही है जी। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपने क्या बोला, आपने बोला कि माई API रिसोर्स जो आप डिफाइन करो और इसके अंदर रिसोर्स आप जो डालो जो आपने इंपोर्ट करा था, और ये जो क्लास आपने डिफाइन करा इसके अंदर बोला कि गेट आपने यहाँ डिफाइन करा, जो अब मतलब गेट डिफाइन करा, जब आप इसको आप कॉल करोगे तो ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, ऑन द टॉप ऑफ डेट रिस्पॉन्स में ये गेट स्ट्रिंग भेज रहा है। पोस्ट करोगे तो ये आपकी एक वैल्यू ले रही है और रिस्पॉन्स में एक मतलब ये जो वैल्यू भेज रही है ना एज अ ऑब्जेक्ट करके, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स में पोस्ट भेज रही है और वैल्यू में ये मतलब की जो वैल्यू है इसमें ये वैल्यू की वैल्यू डाल रही है। एंड देयर आफ्टर 200 स्टेटस कोड जा रहा है और आपने इस पर्टिकुलर जो माई रिसोर्स API क्लास थी उसको इस API के थ्रू ऐड करा। API देखो जो हमने इस ऐप की API बनाई है, तो आपने बोला API डॉट एड रिसोर्स, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ ऐड करा स्लैश और ये इनपुट आई मीन टू से वैल्यू करके, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लैश जब आपने दिया ना तो ये खुद को किससे मैच करेगा, तो ये खुद को गेट से मैच करेगा, ठीक है, क्योंकि गेट में कोई पैरम नहीं है, ठीक है। तो गेट से ये मैच करेगा और उससे मैच करेगा पोस्ट जिसमें कोई पैरम नहीं है। और जब आप इसकी बात करते हो तो देखो बाय द वे ये आपकी गेट से भी मैच करेगा, पोस्ट से भी मैच करेगा, बट ऐसे पोस्ट से जो कोई पैरम्स नहीं ले रहा है, ठीक है। और ये भी आपकी गेट से मैच करेगा, लेकिन ऐसे गेट वाले रिसोर्स से ये मैच करेगा जो कि आपकी पैरम्स ले रही होंगी, ठीक है। जो कि कुछ ऐसा होता है ना, अगर ये गेट सेल्फ तो है ही, सेल्फ तो है ही SELF, उसके बाद वैल्यू करके होता तो ये उससे मैच करता, बट वैसा तो है नहीं। हाँ, बट पोस्ट वैसा बिल्कुल है, वो इस पोस्ट से मैच करेगा, मतलब एक्चुअली आप में से बोलोगे कि कौन किससे मैच कर रहा है, देखो ये गेट पोस्ट दोनों से करेगा ये भी, बट अकॉर्डिंग टू कोड ये इससे मैच करेगा और ये वाली इससे मैच करेगी 200%, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट इसके अकॉर्डिंग पोस्ट वर्क करेगा, इसके अकॉर्डिंग सेल्फ वर्क करेगा, इतना समझिए। फिर आपने बोला कि इस कोड पे ये कोड रन हो रहा है और मैंने रन करा कि ये जो स्लैश, ये देखो ये किसकी चीज़ है, तो ये आपकी पोस्ट की यहाँ पे चीज़ें दे रखी है, ठीक। तो ये तो चलेगा नहीं, पोस्ट आपने यहाँ पे दिया और यहाँ पे आपने गेट बोला है, तो ये तो एरर दे देगा। और एग्जैक्टली यही तो चाहिए हमें, क्वेश्चन में बोला कि इनमें से कौन सा कमांड रन टाइम एरर देगा, बिल्कुल ये एरर देगा, ये नहीं देगा चूंकि आपने पोस्ट दिया, ये सही है चूंकि ये सही है, डेट्स वाई एरर नहीं देगा। फिर ये एरर दे देगा क्योंकि ये तो गेट में जाएगा ना, स्लैश आपने दिया तो ये गेट में जाएगा, यहाँ पे आपने पोस्ट बोला है कमांड में, तो ये भी आपकी एरर देगा, तो ये दोनों आपकी एरर देगा, दूसरी और तीसरी वाली आपकी एरर दे देगी, ठीक है।
एंड देयर आफ्टर आपने यहाँ जिंजा टू फ्रॉम जिंजा टू इम्पोर्ट करा टेम्पलेट को, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में आपने क्या बोला, सेट गिफ्ट्स करके आपने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे कि ये सारे के सारे गिफ्ट्स हैं एक एरे में, ठीक है, लाइक एरे में आपने यहाँ पे एक डाटा डिफाइन करा है। और देयर आफ्टर आपने यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर गिफ्ट। गौर करना क्या है, सबसे पहले तो आपने बोला कि इस गिफ्ट्स के ऊपर ये लूप चलो जो टेम्पलेट स्ट्रिंग में है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ डेट आपने ये भी बोला इफ गिफ्ट की प्राइस लेस देन 200 हो जाए, मतलब ऐसा गिफ्ट जिसकी प्राइस लेस देन 200 है। किसकी किसकी है, कॉफी मग की लेस देन 200 है, की चेन की है, नोटबुक की है, इसकी 300, इसकी 300, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। और गिफ्ट की रेटिंग ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, तो भाई प्राइस 200 से कम हो, 400 से ज़्यादा उसकी 4 पॉइंट मतलब 4 से ज़्यादा रेटिंग हो, तो अपन लोग की एक ये हो गई, ये ड्रॉप कर देंगे हम, और दूसरी वाली ये आपकी हो जाएगी, प्राइस 180 है और रेटिंग 4.7 है, तो ये दोनों आपकी सही है। देयर आफ्टर आपने गिफ्ट का नेम, गिफ्ट की प्राइस और रेटिंग को यहाँ पे प्रिंट करना है। देन द पॉइंट इज, ठीक है भाई प्रिंट तो कर देंगे, तो अपन लोग के पास दो चीज़ें क्वालिफाई हुई प्रिंट करने के लिए, एक तो कॉफ़ी मग, दूसरी नोटबुक, तो टोटल दो चीज़ें अपन लोग के यहाँ पे क्वालिफाई हुई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यहाँ पे बोला इसने कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे इसने बोला कि वर्क नहीं करेगा, ये भाई क्यों नहीं करेगा, है तो प्राइस लेस देन 400 वगैरह, ये तो सही है। सिंटैक्स एरर कैसे हो गया, सही है बिल्कुल ये। दूसरे बोला टेम्पलेट विल वर्क करेक्टली बट आउटपुट विल इंक्लूड ऑल गिफ्ट्स, अगर करेक्टली वर्क कर रहा है तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा ना, सारे को क्यों करेगा इन्वॉल्व, वो सिर्फ कॉफी मग, उसकी प्राइस और रेटिंग, और ये नोटबुक की प्राइस रेटिंग सिर्फ इसी को इंक्लूड करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट में आपने बोला था फ्लोइंग फ्लास्क रेस्टफुल एपीआई कोड स्निपेट इज इंटेंडेड टू क्रिएट रेस्टफुल एपीआई फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इन IITM BS डिग्री पर, मतलब रेस्टफुल एपीआई जो आप बना रहे हो उससे आप रजिस्ट्रेशन करोगे स्टूडेंट को। तो बोला बट देयर इज एन एक एरर कोड है, उसको आपको प्रिवेंट करना है, बट हाउएवर एक एरर कोड है, इसमें एरर है इस कोड में, प्रिवेंट करिए फंक्शनैलिटी को करेक्टली, मतलब यहाँ पे मतलब फंक्शनैलिटी करेक्टली फंक्शन करे वो प्रिवेंट कर रही है। और एरर ये आ रहा है कि व्हेन ट्राइंग टू, जो आप पोस्ट को क्लिक करो, मतलब जो आप ये पोस्ट कॉल कर रहे हो ना, व्हेन यूज पोस्ट मेथड एड स्टूडेंट, तो वो टाइप एरर दे रहा है जी, कि टाइप एरर दूंगा मैं, ठीक है। स्टेलिंग दैट द राउट डजंट मैच द मेथड, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिक्स द कोड, मल्टीपल कोड्स हैं इनमें से अपन लोग को करेक्ट ऑप्शन को फिक्स करना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, तो यहाँ देखो आपने यहाँ पे क्या क्या दिया, यहाँ पे आपने दे रखा है, तो ये देखो गेट कर रहे हो, फिर आपने लूप चलाई है स्टूडेंट आईडी जेसोनिफाई, ये तो मेरे अकॉर्डिंग ओके है। पोस्ट में आपने गेट करा आईडी और ये इसकी टाइप आपने डिफाइन करी, ये भी सही है। तो जेसोनिफाई में ये सही है आपकी यहाँ तक। इशू मेन मुझे लग रहा है यहाँ पे, चूंकि आपने बोला स्लैश API डॉट स्टूडेंट एड, आई मीन टू से रिसोर्स स्टूडेंट, फिर आपने स्टूडेंट के बाद उसकी आईडी दे रखी है, ठीक है। पोस्ट जो है ये तो कोई वैल्यू ले ही नहीं रही, तो ये कैसे इससे फिर मैच करेगा, तो डेट्स वाई इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ये आपकी यहाँ पे हो जाती है क्या, ये आपकी करेक्ट हो जाती है यहाँ पे ये वाली ऑप्शन, कि जी सबसे पहले तो इसको चेंज करो, किससे, तो इस मतलब इसको रिप्लेस कर दो इससे, किससे, इस वाले से। इसमें पहले आपने स्टूडेंट बोला है तो ये गेट पोस्ट दोनों के लिए चलेगी, ठीक है, तो स्लैश स्टूडेंट करोगे तो गेट पोस्ट दोनों के लिए चलेगी, और पोस्ट कुछ ले नहीं रखा, सही है। और अब आप बोलोगे भाई ये दिया तो ये क्यों बोला आपने, फिर ये क्यों बोला, तो भाई ये भी तो चाहिए कि गेट जो है वो एक स्टूडेंट आईडी ले रही है, और ये कैसे काम करता है ये मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आपने यहाँ पे दो एंड पॉइंट डिफाइन करे ना भाई, ये गेट के लिए भी चलता है, ये पोस्ट के लिए भी चलता है, ये भी गेट के लिए भी चलता है, पोस्ट के लिए भी चलता है। तो स्लैश स्टूडेंट इंट स्टूडेंट की आईडी, तो ये गेट वाले में स्टूडेंट की आईडी जाएगी ना, 200% जाएगी, डेट्स वाई ये आपकी सही होती है। एंड देयर आफ्टर आपने बोला, या फिर दूसरा ये भी फिक्स कर सकते थे अगर आप इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहो तो पोस्ट में एक वैल्यू बोल दो पोस्ट को लेने के लिए, तो भी फिक्स हो जाता, क्योंकि फिर ये गेट पोस्ट दोनों को देख लेता है ये वाली एपीआई आपकी, तो डेट्स वाई ये दोनों पर्टिकुलर ऑप्शन आपकी सही होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, IITM BS डिग्री प्रोग्राम कंडक्ट्स एन एनुअल इवेंट कॉल्ड पैराडॉक्स एवरी समर, हर एक समर मतलब पैराडॉक्स चलता है, और इवेंट सारे स्टूडेंट के लिए ओपन है, पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स को हॉस्टल मिलता है उनकी अवेलेबिलिटी पे, हॉस्टल की अवेलेबिलिटी पे। ईच स्टूडेंट, गौर करो, ईच स्टूडेंट, हर एक बंदा अप्लाई कर सकता है एक हॉस्टल के लिए, कितने हॉस्टल के लिए भाई, हर एक बंदा एक एक हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकता है। ईच स्टूडेंट कैन स्टे इन, अच्छा मतलब स्टे कर सकता है एक हॉस्टल में, बट हॉस्टल कैन एकोमोडेट मल्टीपल स्टूडेंट, बट जो हॉस्टल है ना वो मल्टीपल स्टूडेंट को एकोमोडेट कर सकता है,
ऑन द टॉप ऑफ दैट मल्टीपल, एक और स्टूडेंट ले लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट एडिशनली ईच स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर मल्टीपल इवेंट्स एट पैराडॉक्स, और एक स्टूडेंट जो आपका वो मल्टीपल इवेंट्स के लिए कर सकता है। इवेंट 1 के लिए करा इसने इवेंट 2, और इसने इवेंट 3, इसने भी मल्टीपल इवेंट्स के लिए करा, और इसने भी मल्टीपल इवेंट्स के लिए रजिस्टर करा, ठीक है। एंड ईच इवेंट कैन हैव मल्टीपल, और भाई एक इवेंट के पास भी मल्टीपल स्टूडेंट आपके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक इवेंट में कई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने कई इवेंट में करा है, तो ये चीज़ है। तो आपने बोला कि ये SQL Alchemy ORM टू मॉडल दिस इन SQL Alchemy आई मीन से ORM, हमें इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कौन सी रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश करोगे एक्चुअली, तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है भाई 1 to many, 1 to 1। 1 to 1 कहाँ किसी का हो रहा है, यहाँ आप बोलते ये तो हो रहा था स्टूडेंट और हॉस्टल के बीच, भाई हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन ये भी बोला ना, बट एक हॉस्टल में मल्टीपल स्टूडेंट्स रुक सकते हैं। तो एक हॉस्टल में तो मल्टीपल हो गया, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे तो 1 to many हो गया, हॉस्टल एक है, स्टूडेंट्स मल्टीपल है, तो ये आपका क्या हो गया 1 to many, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 to many वाली आपकी बेटा, यहाँ इसने बोला है कि भाई, अच्छा यहाँ एक सिनेरियो दे रखा है आपका कि जी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बेस्ट रिप्रेजेंटेड द एसोसिएट्स बिटवीन स्टूडेंट एंड हॉस्टल्स। तो स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स के बीच में यहाँ पे 1 to many आप बोलोगे, 1 to 1 भी बोल सकते थे, बट यहाँ पे उसने बोला है हॉस्टल में कई लोग रह सकते हैं, आप बोलोगे 1 to many, ठीक है, सही हो सकता है। एक स्टूडेंट मल्टीपल, एक हॉस्टल मल्टीपल स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन जो है ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन ने बोला मैनी टू वन। मैनी टू वन का क्या सीन है कि अगर आप देखो एक हॉस्टल में कई बंदे हैं, फैक्ट है ये, ठीक है, बट ये आप हॉस्टल के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हॉस्टल के अकॉर्डिंग सोचो, तो यहाँ पे क्या होगा कि कई सारे स्टूडेंट S21 S2 S3 और भी कई सारे के सारे कहाँ रह रहे हैं, सारे के सारे एक हॉस्टल में रह रहे हैं। तो भाई अगर 1 to many हो सकता है तो many to 1 भी तो हो सकता है ना, कि एक स्टूडेंट कई हॉस्टल में रह रहा है। बिल्कुल आप बोलोगे, एग्री करोगे, हो सकता है, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, ये और ये। भाई मैनी टू मैनी बोला, ये तो मुझे नहीं लग रहा है, स्पेशली इन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई रिलेशनशिप होने वाला है। तो अब इन दोनों में से कौन सा सही है ये भी सोचना है। तो यहाँ देखो 1 to many और many to 1 दोनों आपका दे रखा है कि सेम रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है अपोजिट पर्सपेक्टिव पे। तो आपका यहाँ पे अगर पूछा जाता ना हॉस्टल के पर्सपेक्टिव से, तो हॉस्टल के पर्सपेक्टिव से तो भाई 1 to many सही था, एक हॉस्टल में मल्टीपल बंदे, और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से many to 1 सही था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बोला है किस टाइप की रिलेशनशिप की बात करिए, स्टूडेंट एंड हॉस्टल, स्टूडेंट टू हॉस्टल बोल लो ना आप, तो many to 1 डेट्स वाइज सही हो जाती है आपके यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि भाई SQL Alchemy रिलेशनशिप should be used to model many to many relationship between a student and event in paradox। भाई many to many student relationship आपको चाहिए, paradox एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी यहाँ दे रखा है, ठीक। तो many to many के लिए आपको रिलेशनशिप डिफाइन कर, देखो many to many किस किस में बन रहा है, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि एक इवेंट में मल्टीपल स्टूडेंट है, ठीक है, तो भाई फिर एक स्टूडेंट भी तो मल्टीपल इवेंट में है, या फिर अगर आप इवेंट की पर्सपेक्टिव से देखो तो एक इवेंट में मतलब एक स्टूडेंट एक इवेंट में है, ठीक है, लेकिन एक इवेंट में और भी तो स्टूडेंट हो गए ना E1 में, तो इस पर्सपेक्टिव से, या फिर हॉस्टल और ये जो many to 1 का मैंने दिया है, ये तो many to 1 का था, मैं many to many का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक इवेंट में मल्टीपल स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल इवेंट में, स्पेशली अगर इस पर्सपेक्टिव से आप देखो तो यहाँ पे ये भी हो सकता था स्टूडेंट और इवेंट से रिलेटेड हमको चेंजेस करते, तो ये आपकी सही हो जाती है। यूजिंग एन एसोसिएशन टेबल बिटवीन, मतलब स्टूडेंट और ईमेल के बीच, इवेंट के बीच करोगे तो हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आप अगर इसको यूज करो तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप 200% आप डिफाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई फिर इसमें क्या इशू था, ये भी तो सही था। तो यहाँ क्या है जी कि ये 1 to many रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, 1 to many। आप बोलोगे कैसे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो जब तक देखो सेकेंडरी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक ये 1 to many करेगा। क्यों? क्योंकि इसने करा है स्टूडेंट टू इवेंट करा है। आप बोलोगे ठीक तो है, स्टूडेंट टू इवेंट करा है, क्या इशू है, तो इनकरेक्ट है ये, इस ट्रैप में मत फंसना, ठीक है। कोई सेकेंडरी इसमें चीज़ें जो है वो मिसिंग है, तो इस ट्रैप में मत फंसना। खैर
और यहाँ पे आप बोल रहे हो इवेंट के साथ बैक, यही तो मैं बोल रहा हूँ बैक पॉपुलेट बैक रेफ आपने करा इवेंट के साथ, फिर बैक पॉपुलेट आपने करा, ये भी गलत है। यहाँ भी वन टू मैनी ही चल रहा है, सेम इशू है। ठीक है, जब तक कि आप इस एसोसिएशन को एक्सप्लिसिटली डिफाइन ना करो, खुद से डिफाइन ना करो, ये इनकरेक्ट है। चूंकि बैक पॉपुलेट जो आप ये होते हैं वो वैलिड है, बट इसको भी सेकेंडरी चीज़ें चाहिए। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं लाइक सेकेंडरी मेरे बोलने से क्या मतलब है। एक तो आपकी डीबी की रिलेशनशिप हो गई, और फिर आपकी सेकेंडरी जो एसोसिएशन टेबल होती है ना, जिससे आप एसोसिएट करते हो, वो टेबल चाहिए यहाँ पे। खैर, तो यहाँ पे ये से डायरेक्ट किसने बोला कि एसोसिएशन टेबल है, इन दोनों को यूजिंग एसोसिएशन टेबल का यूज करके आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। बिल्कुल 200% सही है ऑप्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है कि द स्टूडेंट्स ऑफ IITM BS चैलेंज देयर इंस्ट्रक्टर। तो भाई स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करा क्रिकेट मैच के लिए। फ्लास्क वेब एप्लीकेशन बिल्ड करा है, बिल्ड टू ट्रैक द स्कोर्स बिलो इज द फ्लास्क, के नीचे फ्लास्क ऐप का कोड है, दैट डिफाइंस मल्टीपल राउट फॉर फेचिंग स्कोर डायनेमिकली। तो मल्टीपल राउट्स है जिसके ऊपर आप स्कोर फेच कर सकते हो डायनेमिकली। खैर, अगर आप स्कोर स्लैश टीम करोगे तो टीम के स्कोर में स्टूडेंट की 120 है, इंस्ट्रक्टर की 115 है स्कोर्स की जो ये डिक्शनरी है। तो टीम डॉट कैपिटलाइज, और जो उनकी स्कोर होगी, जो भी टीम होगी, कि स्टूडेंट की टीम है कि इंस्ट्रक्टर की टीम है, वो आपको दे देगा यहाँ पे। एंड अगर टीम नहीं मिला तो टीम नोट फाउंड करके वहाँ पे वो आपका दे रहा है। एंड देर आफ्टर आपने यहाँ पे फिर बोला, एंड सपोज कर लो आपने बोला होगा कि स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के स्कोर 120 है, तो 120 स्कोर, और जो टीम है स्टूडेंट को कैपिटल लेटर में वो आपको रिटर्न कर देगा कैपिटलाइज करके। नोट कैपिटलाइज जब आप बोलते हो तो सिर्फ पहला वाला कैपिटल होता है, पहला लेटर, जैसे ये एस है ना, ये कैपिटल एस हो जाएगा। वो अपर केस की चीज़ें जब सारी की सारी कैपिटल हो जाए। फिर जब आप ये कॉल करोगे ना, स्कोर स्लैश टीम स्लैश प्लेयर, ठीक है, स्कोर स्लैश टीम की नेम और प्लेयर, मतलब स्कोर टीम की नेम सपोज कर लो स्टूडेंट और प्लेयर, तो फिर ये प्लेयर के अंदर आएगा और चेक करेगा कि स्टूडेंट में अगर आप स्टूडेंट प्लेयर्स है, स्टूडेंट के तरफ से है, तो ये बोलेगा राहुल ने 45 बनाया, अनन्या ने 30, कार्तिक ने 25। और इंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर आपका दे रखा है ये बोलेगा प्रोफेसर प्रशांत ने 40 कराया, प्रोफेसर मौर्य ने 35 और शुभेंदु ने 20। खैर, और ये टीम को कैपिटलाइज करके और जिस बंदे ने जितना स्कोर वगैरह करा है वो रिटर्न कर देगा। और अगर प्लेयर नहीं मिला तो प्लेयर नॉट फाउंड। तो अब आपने बोला कि मैंने ये कॉल करा कि स्कोर, आई मीन क्वेश्चन क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट जब आप इस यूआरएल को एक्सेस करोगे। तो आपने बोला स्टूडेंट का स्कोर चाहिए। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट का टोटल स्कोर 120 है, जाहिर सी बात है, तो ये 120 आपकी दे देगा, 200% यही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपने बोला है कि व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस द फ्लोइंग यूआरएल। तो इसको जब आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, किसको स्कोर, किसका स्कोर, इंस्ट्रक्टर का, इंस्ट्रक्टर में भी किसका, डॉक्टर प्रशांत का। तो जब आप इसमें आओगे स्कोर में किसका, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर में प्रोफेसर प्रशांत का, तो ये क्या रिटर्न करेगा, टीम डॉट कैपिटलाइज। सबसे पहले टीम बोलेगा जी कि इंस्ट्रक्टर की टीम है, स्कोर करा है उन्होंने, स्कोर्ड 40, ठीक है, और प्रोफेसर प्रशांत जो उनका नेम वगैरह वो आपका। तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन सही है कि डॉक्टर प्रशांत एज अ इंस्ट्रक्टर स्कोर्ड, वेटा भाई स्कोर वाले में प्लेयर नोट फाउंड इसने कैसे बोला, वेट वेट वेट, प्लेयर नोट फाउंड, वेट इसने बोला प्रोफेसर प्रशांत। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत बोल दिया, डेट्स वाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस ऑप्शन के साथ, बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। यहाँ डॉक्टर प्रशांत बोला, यहाँ इंस्ट्रक्टर में ना प्रोफेसर प्रशांत स्टोर्ड है, डेट्स वाई ये वाली ऑप्शन आपकी सही होती है जी की डॉक्टर प्रशांत जो इंस्ट्रक्टर है स्कोर्ड प्लेयर नोट फाउंड करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ इसने बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज टाइप आप यूज करोगे जब आपको स्मॉल स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को क्या करना हो, स्टोर करना हो, लो लेटेंसी चाहिए, हाई स्पीड, तो HDD का यूज करोगे भाई, इसमें बड़े डाटा स्टोर करते हैं। SSD का भी यही सीन है, बाय द वे ये थोड़ी फास्ट होती है इसके अकॉर्डिंग, रजिस्टर्ड का बिल्कुल नहीं, तो CPU की चीज़ है। स्टैटिक रैम का आप यूज करोगे, क्यों स्टैटिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड स्मॉल अकाउंट स्टूडेंट्स करके। ठीक है, तो पहले तो स्मॉल अकाउंट स्टूडेंट्स करके लिखा है सबसे पहली चीज़। एंड ऑन द टॉप ऑफ डैट जब आप बोलोगे कि स्मॉल स्टैटिक, मतलब देखो यहाँ पे आप ये देखो कि स्टैटिक रैम बोला था तो ये सही हो जाती है, जो आपकी स्टैटिक रैम होती है वो सही है, क्योंकि आपने बोला लो लेटेंसी भी चाहिए यहाँ पे, भाई इसकी लेटेंसी लो नहीं होती और हाई स्पीड, दोनों चीज़ें यही आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर बोला कि कॉलेज चाहता है कि कॉलेज वांट्स टू स्टोर आर्काइव्ड काउंसलिंग रिकॉर्ड्स, भाई बड़े रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, आर्काइव की, पास्ट स्टूडेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस,
क्योंकि बहुत कम एक्सेस होंगी, ठीक है, बट कॉस्ट इफिशियंसी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्टोर करना, स्टोरेज डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा चुनोगे? रजिस्टर्ड चुनोगे आप? बिल्कुल भी नहीं चुनोगे रजिस्टर्ड आप, ये सीपीयू की वेस्टेज होगी, बहुत कॉस्टली होगी। एसरैम चुनोगे? क्या फास्ट चीज़ें चाहिए, स्मॉल चीज़ें स्टोर करनी है? बिल्कुल नहीं। एचडीडी बड़े चीज़ों को स्टोर करती है, 200% सही है, ठीक है। और डी ना स्टैटिक, डी एस रैम ना स्टैटिक रैम ना डायनेमिक रैम, एच डी डी सही है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी ये पी वाई क्यू होती है यहीं पे एंड, ठीक है जी।